सो हेलो एवरीवन, डिवॉप्स इंट्रोडक्शन पार्ट 3 में आपका स्वागत है। और चलिए इसको शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या हमने पार्ट 1 पार्ट 2 में कवर किया, और पार्ट 3 में जो मैंने आपको बताया था कि क्लाउड के हिसाब से जो डिवॉप्स है अपना, उसको कैसे क्या इम्प्लीमेंट करेंगे, क्या है क्या नहीं है, उसका पूरे का पूरा इसके अंदर कवर करता हूं मैं। ठीक है, तो अभी तक आपने पार्ट 1 में चीजें कवर की। कोडिंग वगैरह क्या होती है, कैसे रेपोजिटरीज बनती हैं, आर्टिफैक्ट्स बनते हैं, बिल्ड होता है, ठीक है, और कैसे हम उनको डिप्लॉय करते हैं। उसके बाद मैंने ऑपरेशंस पार्ट को बताया कि कैसे आप ऑपरेशन के अंदर कैसे रिलीज करते हैं, डिलीवरी करते हैं, हम कैसे उनको डिप्लॉय करते हैं आर्टिफैक्ट्स को, और कैसे वो प्रोडक्शन सर्वर्स तक डिफरेंट डिफरेंट इन्वायरमेंट से निकल कर चीजें जाती हैं, टेस्ट इन्वायरमेंट से, डेव से, क्यूए, यूएटी, एसटी, प्री प्रोड, प्रोड, तो ऐसे फाइनली एक डेस्टिनेशन तक चीजें पहुंचती हैं, टारगेटेड प्लेस तक। तो ये जो है हमने इसमें कवर किया था पार्ट 2 तक। अच्छा, अब पार्ट 3 में बात करते हैं क्लाउड। क्लाउड कैसे हेल्प करता है डिवॉप्स में, क्या क्या इसके चेंजेस हुए हैं, कितना इसका बेनिफिट है, कितने इसके लॉसेस हैं, और क्लाउड से ऊपर भी क्या क्या चीजें हैं, कैसे चीजें आती हैं, क्या क्या होता है, सब इस वीडियो में कवर करेंगे। कोशिश करूंगा कि इसमें कवर हो जाए, छोटा बने, लेकिन अगर बड़ा बना तो फिर दो करते हैं, इसके आगे भी एक पार्ट 4 बनाएंगे। अच्छा, एक चीज और, मैंने देखो वीडियोस में हमेशा लिखा है कि जो भी लिखा है वो थोड़ा, मुझे पता है साफ सुथरा नहीं है, वो ऐसे ही लिख रखे हैं, उनकी नेमिंग कन्वेंशन वगैरह प्रॉपर नहीं है, कुछ समझ में नहीं आता होगा ऑब्वियसली आप लोगों को। तो आप अपना खुद का नोट बुक उठाइए और पेन उठाइए और खुद से लिखिए, जो जो चीजें मैंने दी हैं उनको अच्छे से लिख लीजिए, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि जो मैं लिख रहा हूँ, बोल रहा हूँ, उस टाइम तो आप लिख ही सकते हैं और देख ही सकते हैं। तो ये मेहनत करना आपके ऊपर है, ऐसा नहीं है मैंने सिर्फ बताया और ये तो आप साफ साफ नहीं, अरे साफ की क्या जरूरत है। ठीक है, मैंने उसमें इंट्रोडक्शन दे दिया, मैंने सर्वर्स बता दिए, बना दिया सब कुछ। आप उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करो, चीजों को मेहनत करो, ठीक है, सीधा कॉपी पेस्ट मत करो। तो उसको अच्छे से पढ़ो, अच्छे से करो, तो वो होगा। ठीक है, चलिए पार्ट 3 को शुरू करते हैं अभी। तो डिवॉप्स जो है वो क्लाउड के साथ बहुत बेहतरीन तरीके से काम करता है, सबसे अच्छे तरीके से। ऑपरेशंस में मैंने आपको बताया ऑन प्रेम में कैसी चीजें खराब हो जाती हैं। सपोज करो, सबसे पहले तो हमें एक सर्वर की जरूरत पड़ती है, ठीक है, और इस सर्वर के अंदर मेरे को क्या क्या रिसोर्सेज लगेंगे, जैसे कि रैम हो गया अपना, ठीक है, सीपीयू हो गई, या फिर इसमें हार्ड डिस्क हो गई, एसएसडी लगानी है, एसडीडी लगानी है, वो सब चीजें हो गई। और सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूम होता है इसका प्रोक्यूरमेंट में, ठीक है, इसकी कॉस्ट कॉस्ट में, स्टोरेज होगा, ठीक है। और उसके बाद ये फाइनली आएगा, इंस्टॉलेशन होंगी, असेंबलिंग होंगी, फिर जाके ये चलेगा। और फिजिकल सर्वर्स जो होते हैं वो मिलते नहीं है इजिली हमें इन्वायरमेंट्स के लिए इतनी जल्दी कि भाई मेरे को कल टेस्टिंग करनी है और मेरे को चाहिए तो मिल गया, नहीं, वो नहीं मिलेगा आपको, बहुत टाइम लगता है उन चीजों में। तो फिर क्लाउड इसमें हेल्प करता है। अच्छा, क्लाउड का जो पूरा जो है सीरीज होगी एक अलग से, एडब्ल्यूएस की अलग, अज्योर की अलग, जीसीपी की अलग, वो सब मैं बनाऊंगा बाद में, आप लोगों को बता दूंगा। लेकिन क्लाउड इसमें अभी कैसे हेल्प करता है वो आप समझ लीजिए। जिन लोगों को आता है, ऑलरेडी जो काम कर रहे हैं कहीं ना कहीं, उनके लिए बेटर है, वो तुरंत समझ जाएंगे। जिनको नहीं आता, नए हैं, फ्रेशर्स हैं, या जो भी हैं, वो अभी सिर्फ देख लीजिए, बाद में जब आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे अदर क्लाउड्स के साथ में, तो आपका ये पूरी का पूरा क्लियर हो जाएगा कि ये क्या कहना चाह रहे थे और क्या है ये। ठीक है, तो इसमें क्या है, जैसे कि मैंने बताया, सबसे पहले आपको बताया आपको कि कोड होगा हमारा, ठीक है। चलो, कोड आ गया, कोड रेपोजिटरी में, ठीक है, कोड रेपोज में आ गया ये। उसके बाद ये गया था बिल्ड होने के लिए, ठीक है, बिल्ड हो गया। अच्छा, उसके बाद ये फिर गया था आगे, जो भी इसके टूल थे बिल्ड के, फिर आर्टिफैक्टरीज में गया था ये, ठीक है, आर्टिफैक्ट बन गया था इसका। आर्टिफैक्ट बनने के बाद ये जो है रिलीजिंग के लिए निकल गया था, ठीक है, डिप्लॉयमेंट के लिए और रिलीज के लिए, ठीक है। तो रिलीज के लिए हमने इसको कोड को डाल दिया। लास्ट टाइम जहाँ तक मुझे लगता है 1.0.15 चला था हमारा, और 1.1.3, जिसमें पेमेंट गेटवे हमने ओयो का कनेक्ट कर दिया था, ठीक है, और यहाँ बेसिक जो रिक्वायरमेंट्स थी वो। अच्छा, तो ऐसे ही अगर मुझे अब क्लाउड में कैसे क्या होगा, ये जो पार्ट था ये ऑन प्रेम का था,
ठीक है। और ये था फिजिकल सर्वर का, ठीक है ना। तो इसके अंदर अभी मुझे क्या करना है, चेंजेस करना है। अब सपोज करो हमारा पूरा क्लाउड का एनवायरनमेंट है। अच्छा, क्लाउड का एनवायरनमेंट है तो कोई बात नहीं, हम क्लाउड के हिसाब से भी काम कर लेंगे, ठीक है ना। तो एक सेकंड में इसको बड़ा कर देता हूँ, ये थोड़ा छोटा हो गया, ठीक है। तो जैसे कि क्लाउड में क्या होगा ना, कि ये सपोज करो अजूर उठा लेते हैं सबसे पहले क्लाउड को, ठीक है। और अजूर, एडब्ल्यूएस, ठीक है, और जीसीपी, ये तीन ही क्लाउड हैं जो सबसे बूम पे हैं आज के टाइम पे, अच्छी मार्केट है इनकी। और ओपन स्टैक भी है एक, ठीक है। अच्छा, कोई बात नहीं। अच्छा, ये क्लाउड का थोड़ा सा चलो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा ज्यादा तो नहीं बताऊंगा लेकिन थोड़ा क्लियर कर देता हूँ कैसे ये क्यों आया, कैसे है, इसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कैसे ये बनता है, क्यों है, और कैसे हेल्प करेगा। हम अभी तक क्या कर रहे थे, कोई भी फिजिकल एक डेटा सेंटर जब बना रहे थे, ठीक है, इसको बोलते हैं डेटा सेंटर, डीसी। और डेटा सेंटर जब बनता है, डेटा सेंटर एक वर्ड है, इस एक बिल्डिंग होती है, इसके अंदर एक रूम होता है अच्छा सा, जिसके अंदर बहुत सारे कूलिंग सेंटर लगे होते हैं, ठीक है, एसी लगे होते हैं, और बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी एसी डीसी में लगी होती है, बहुत सारे जेनसेट लगे होते हैं, जनरेटर्स वगैरह जिनको बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी के लिए, ठीक है। और बैटरी बैंक्स लगे होते हैं बहुत सारे, और इन्वर्टर सिस्टम्स होते हैं बैकअप के लिए। और ये सब चीजें एक बिल्डिंग में, एक रूम होता है काफी बड़ा सा, या पूरी बिल्डिंग भी हो सकती है डेटा सेंटर के हिसाब से। तो ये एक पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर हमें डालना पड़ता है किसी भी सर्वर को इंस्टॉल करने से पहले, सर्वर रूम बनाने से पहले। इसको डीसी भी बोल सकते हैं, सर्वर रूम भी बोलते हैं कुछ, ठीक है। तो ऐसे ही होता है ये। इसके अंदर फिर जब ये मेन मेन मेजर काम हो जाते हैं, उसके बाद बिल्डिंग का काम हो गया, सब हो गया, फिर इसके अंदर फ्लोरिंग होती है, टाइल्स लगती हैं बहुत सारी। और इन टाइलों के नीचे क्या होती है, वायरिंग्स होती हैं, नेटवर्क की वायर्स होती हैं, ठीक है, या फिर आपकी इलेक्ट्रिसिटी की वायर होती है। तो ये वायर्स बहुत सारी होती हैं। फिर जब वायरिंग हो जाती है तो वायरिंग के ऊपर रैक माउंट किए जाते हैं, रैक्स खड़े कर दिए जाते हैं ऐसे, ठीक है, बहुत सारे। इन रैक्स में क्या होता है, ये रैक अलग अलग क्वालिटी के, अलग अलग कंपनीज के, अलग अलग तरीके के होते हैं। इसमें एक सबसे पहले होता है नेटवर्क का रैक, ठीक है, हमारा, इसमें नेटवर्क के इक्विपमेंट लगेंगे। फिर ये कुछ सर्वर के रैक होते हैं, कुछ अदर डिवाइसेस के भी रैक हो सकते हैं, और एक स्टोरेज का रैक होता है, ठीक है, जिसको सैन बोल सकते हैं, नेस बोल सकते हैं। तो ये रैक्स होते हैं, अलमीरा जैसे होते हैं, बड़े बड़े होते हैं काफी, ठीक है, 6-6 8-8 फीट के होते हैं। और इनके अंदर जो है, इनकी कॉन्फ़िगरेशन जो होती है ओयू के हिसाब से होती है। ये ऐसे छोटे छोटे कॉलम्स होते हैं जिनमें सर्वर्स और डिवाइसेस लग जाती हैं, ठीक है। और ये जो वायरिंग्स हैं ये इन रैक्स के अंदर डाली जाती हैं, जो भी वायरिंग होगी, चाहे इलेक्ट्रिक वायरिंग हो या फिर आपकी नेटवर्किंग की हो, या फाइबर की हो, इथरनेट की हो, वो इन तक पहुंचा दी जाती है, सबको आपस में कनेक्ट करने के लिए, सभी रैक्स को, ठीक है। फिर इनमें सर्वर इंस्टॉल होते हैं। तो यहाँ बता देता हूँ, तो सर्वर को सबसे पहले रो आता है, उसका रैम अलग आएगी, ठीक है, बिल्कुल अलग रैम आएगी। और इसका सीपीयू भी अलग आएगा, इसकी डिस्क भी अलग आएंगी, ठीक है ना, एचडीडी हो या एसडीडी हो, कुछ भी हो। तो ऐसे पूरे का पूरा मदरबोर्ड भी अलग आ सकता है। और ये ब्रांड्स होंगी कुछ, डेल होगा, एचपी होगा, सिस्को होगा, ठीक है ना, फिजुस्तु होगा, आईबीएम, एचसीएल, कुछ भी हो सकते हैं ये। और इनको फिर हमें असेंबल करना पड़ता है, पूरे का पूरा जो इंजीनियर होते हैं, इंफ्रा की टीम होती है पूरी, वो इनको असेंबल करती है। फिर ये एक सर्वर बनता है, ठीक है। फिर ये हार्डवेयर का काम होने के बाद इसमें ओएस डलते हैं। ओएस डलने के बाद इसके अंदर हमारा क्या बोलते हैं, एप्लीकेशंस लेवल के काम होते हैं, ठीक है। तो एप्लीकेशन से पहले ये सब ओएस वोएस रेडी करके, इसके पैचिंग वगैरह, फाइन ट्यूनिंग वगैरह करके, हार्डनिंग करके तैयार कर दिए जाते हैं सर्वर्स, और सर्वर्स को यहाँ पे इंस्टॉल करते हैं, ये जो इनके रैक्स होते हैं इनके अंदर, ठीक है। और डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटी के डिफरेंट डिफरेंट रैक्स, वो सर्वर्स होते हैं। और इन सर्वर के बारे में आपसे फिजिकली तो क्या बात करूं, अदरवाइज मेरे को पता है, वो चलो बाद में देखेंगे कभी। तो ऐसे सर्वर्स हो गए। फिर नेटवर्क के स्विचेज आते हैं, ठीक है, ये 12 पोर्ट के, 24 पोर्ट के, 48 पोर्ट्स के, फाइबर के आते हैं, इथरनेट के आते हैं, इनमें छोटी छोटी पोर्ट्स होती हैं और ज्यादा, ठीक है। इन पोर्ट्स को पहले एक इसमें मैनेजमेंट पोर्ट होती है, ठीक है, इसको कॉन्फ़िगर करते हैं इस नेटवर्क स्विच को। और फिर ये स्विचेस जब हो जाते हैं कॉन्फ़िगर, फिर इनको नेटवर्क रैक में लगा दिया जाता है, ठीक है।
इनके अंदर वीलैंस बनते हैं, इनके अंदर सबनेटिंग्स होती हैं, इनके अंदर पूरे का पूरा कॉन्फ़िगरेशन होती है नेटवर्क की, ठीक है। ये एक्सेस लेवल स्विचेज होते हैं, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन लेवल स्विचेज होते हैं, कोर बेस स्विचेज होते हैं, बहुत सारे स्विचेज होते हैं अलग अलग, ठीक है। और नेटवर्क डिवाइसेस में राउटर लगते हैं, ठीक है आपके, और आपके स्विचेज लगते हैं, और आपके गेटवेज लगते हैं, बहुत सारे सिक्योरिटी गेटवेज वगैरह, फायरवॉल्स लगती हैं, ठीक है। तो ऐसे ये डिवाइसेस होती हैं फिजिकली, इनको लाया जाता है और इनको इंस्टॉल किया जाता है इन रैक्स के अंदर, फिर सर्वर्स को इंस्टॉल किया जाता है, इनकी कॉन्फ़िगरेशन से की जाती है। काफी दिन लग जाते हैं एक डेटा सेंटर को बनाने में, काफी दिन, ठीक है ना, काफी दिन लग जाते हैं। एक आध दिन का, एक आध घंटे का काम नहीं है, दिनों मतलब महीनों और सालों में भी हो सकता है ये, अगर इन्वायरमेंट ज्यादा बड़े हो तो, ठीक है। तो उसके बाद फिर काम होता है अदर डिवाइसेस, कुछ छोटी मोटी अलग हैं, कुछ कंपनी में टीएफटी वगैरह हैं, कंप्यूटर हैं, तो वो भी सर्वर के साथ में अटैच की जाते हैं, कुछ अलग अलग डिवाइसेस, चलो वो छोड़ देते हैं। फिर आता है स्टोरेज पार्ट। स्टोरेज पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कंपनी में, डेटा सेंटर में। स्टोरेज के अलग अलग डिस्क आएंगी आपकी, ठीक है। तो अगर मैं आपको बताऊं, तो जैसे कि ये हमारी स्टोरेज का साइन होता है, ठीक है। अब स्टोरेज में बहुत सारी डिस्क लगी होती है, ठीक है, एसडीडी होंगी या फिर एसएसडी होंगी, ठीक है। ये इनके आरपीएम्स होते हैं बहुत सारे, अगर एचडीडी है तो 7K में है, 13K में है, या 15K में है, मतलब इनके रोटेशन पर मिनट्स होते हैं, कितने राउंड लेंगे ये, इनकी स्पीड इन्हीं पे डिपेंड करती है। एसएसडी में ऐसा नहीं होता है। तो ऐसे करके बहुत सारी एसडीडीज आती हैं, ठीक है, बहुत सारी एसएसडी आती हैं, फिर इनको डाला जाता है यहाँ पे सीरीज से, ठीक है, सभी हार्ड डिस्क को ऐसे लगाया जाता है, और इनके बहुत सारे अलग अलग मॉडल आते हैं। सबसे बढ़िया एचपी में 3 पावर वगैरह आता है, ठीक है। डेल ईएमसी जो है हमारी सबसे अच्छी आती है, ये भी एक अच्छी वो है स्टोरेज। और हिताची भी देती है, फिजिक्स भी देती है, नेटऐप भी देता है, ठीक है। बहुत सारी कंपनीज है जो अच्छी अच्छी हमें स्टोरेज देती है। इन हार्ड डिस्क को यहाँ इंस्टॉल किया जाता है, फिर इसके बाद इनको ना कॉन्फ़िगर किया जाता है इनकी एक्सेस लेके मैनेजमेंट पोर्ट के थ्रू, और फिर इनको रेड वेड कॉन्फ़िगर की जाती है। इसमें पूरे का पूरा रेड कंसेप्ट चलता है, रेड 5+1, 7+1, ठीक है, ऐसे रेड 5, रेड 1, जो भी रेड कॉन्फ़िगर करते हैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट्स, फिर वो रेड वेड कॉन्फ़िगर होने के बाद प्रॉपर तरीके से, और फिर इनमें लंस कटते हैं, LUN, ठीक है, लॉजिकल यूनिट नंबर्स। और वो कुछ WWN नंबर्स होते हैं जो इनके फाइबर्स वगैरह से कनेक्टिविटी होती है, अदरवाइज इथरनेट से होती है तो आईपी बेस भी चल जाते हैं, नेस वगैरह, ठीक है। और फिर बहुत बड़ा इनके साइंस स्विचेज आते हैं अलग से, उनके अंदर इनकी जॉइनिंग होती है, ठीक है, बहुत काम होता है। तो ऐसे करके फिर ये आपका जो है एक स्टोरेज कॉन्फ़िगर किया जाता है, तो उसको स्टोरेज के कॉलम के अंदर यहाँ डाल देते हैं सारी स्टोरेज को, और फिर वो सेट हो जाता है। तो लगभग ऐसे करके एक पूरा डेटा सेंटर बनता है, और इस डेटा सेंटर को बनने में महीनों लग जाते हैं। अब चलो एक बार बन गया, सपोज करो, ठीक है, हमने एक अच्छा सा डेटा सेंटर बना लिया, बहुत अच्छी बात है। और फिर हमें पता चल रहा है कि भाई ठीक है, उस टाइम जब हमने डेटा सेंटर बनाया था तो 200-300 सर्वर्स के साथ बनाया था, ठीक है, सॉरी, तो 100-200 सर्वर्स के साथ हमने जो है 100 सर्वर्स के साथ में ये बनाया था डेटा सेंटर। अब उस टाइम जो रिक्वायरमेंट थी वो थी 20 एप्लीकेशंस की। 20 तो प्योर एप्लीकेशन थी जो हमारी चलती हैं वेब और ऐप की, और जो विंडो बेस्ड एप्लीकेशंस थी या इन्वायरमेंट बेस्ड एप्लीकेशन थी, जैसे हमारा एडी हो गया, एक्सचेंज हो गया, ठीक है, डीएचसीपी हो गया, डीएनएस हो गया, ये सर्वर्स जो थे वो अलग थे, और ये प्योर एप्लीकेशन थी। तो ऐसे करके 100 सर्वर हमने खरीदे थे, रिडंडेंट थे, कुछ नॉन रिडंडेंट थे, और ऐसे करके हो गया। अब एप्लीकेशंस बढ़ गई हैं, 25 हो गई हैं, 5 और एप्लीकेशन आ गई हैं, हमें नए डेटा सेंटर्स में इंस्टॉलेशन चाहिए, नए सर्वर चाहिए, तो कहाँ से आएंगे, कब आएंगे? फिर वो जो रूम था जिसमें ये डेटा सेंटर हमारा बना है, ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो रूम था, अब ये इसका स्पेस फिक्स है, इसकी लाइनिंग फिक्स है, इसके टाइल फिक्स है, इसके रैक फिक्स हो चुके हैं। अब नया इंफ्रा बनाना है, मतलब और हो सकता है कि 20 और एप्लीकेशन आ गई हो, 20 नई एप्लीकेशन आ गई हैं, तो भाई बड़ा डेटा सेंटर चाहिए, बड़ी बिल्डिंग चाहिए, बड़ा सब कुछ चाहिए, तो बड़ी दिक्कत होती थी। तो ऐसे करके जो है कंपनियां थक गई थी, यार ये कहाँ से और कब तक मतलब ये चलता रहेगा। अच्छा ठीक है, फिर अपना वीएम आ गया, आप लोगों ने सुना होगा वीएम वेयर, ठीक है। इसने होस्टिंग स्टार्ट करवाई, इसने कुछ वर्चुअल मशीन क्रिएट करवाए कि आप एक सर्वर लो, उस सर्वर के अंदर 10 मशीनें बना दो, ठीक है, ये बनने लगी। फिर जो 20+20 का जो लोड था वो 40 का हैंडल हो गया इसी डेटा सेंटर से। लेकिन फिर डाउन टाइम और बहुत चीजें बढ़ गई। अगर इस हार्ड डिस्क का हमारी रैम फेल हो गई तो प्रॉब्लम, इसका पावर सप्लाई फेल हो गई तो प्रॉब्लम, इसकी डिस्क फेल हो गई
तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम, ठीक है। और ये तो चलती रहती है हर डेटा सेंटर में, ये तो ऑब्वियसली चलेंगी, इसलिए इंजीनियर्स और सब होते हैं, फेलियर्स तो आते रहते हैं। अब पूरे का पूरे डेटा सेंटर भी कई बार डाउन हो जाते हैं, कई की प्रॉब्लम इलेक्ट्रिसिटी की हो जाती है, ऐसी फ्लक्चुएशन, तो बहुत लॉसेज हो रहे थे। फिर इन सब चीजों को हैंडल करने के लिए तो बहुत सारी कंपनियां तो ऑलरेडी काम कर ही रहे हैं, डे नाइट दुनिया भर के डेवलपर्स, हमारे कम्युनिटीज जो हैं वो काम कर रही हैं। तो इन सब से निजात पाने के लिए फिर आया एक बढ़िया कंसेप्ट क्लाउड का, ठीक है। क्लाउड भी चलता तो सेम ऐसे ही है, बैकग्राउंड जो है क्लाउड का ऐसा ही है, ठीक है। वही सर्वर है, वही सर्वर रूम है, वही कूलिंग है, वही इलेक्ट्रिसिटी है, सब कुछ एज इट इज है, लेकिन थोड़ा सा फर्क है क्या। क्लाउड एक ऐसी टेक्नोलॉजी आई कि क्लाउड में बोल आपको बताया गया कि आपको 100 सर्वर चाहिए थे 20 एप्लीकेशन के लिए, आपको फिर 20 की डिमांड आई, आपने वीएम यूज कर लिया, लेकिन फिर 20 की डिमांड आई, ठीक है। तो आपने क्या किया, फिर तो एक नई बिल्डिंग चाहिए चाहिए नहीं। तो इन सब से छुटकारा पाने के लिए हमें क्लाउड में जाना पड़ा। अच्छा, क्लाउड क्या करता है, क्लाउड ने क्या किया, जैसे एडब्ल्यूएस और अजूर माइक्रोसॉफ्ट का आ गया, यही तो आए थे सबसे पहले, तो जीसीपी तो अभी आ रहा है ताजा ताजा, ठीक है। तो एडब्ल्यूएस ने क्या किया कि एक बड़ा सा डेटा सेंटर बनाया, बहुत बड़ा सा डेटा सेंटर, बहुत हजारों हजार सर्वर उसमें इंस्टॉल किए, दुनिया भर के रैक डाले, और पूरी उसमें फिटिंग की, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी की और सबकी वायरिंग वगैरह करके, और थाउजेंड्स नंबर ऑफ, थाउजेंड क्या, मिलियंस में लगा लो आप, ठीक है, मिलियंस जो थे वो इन्होंने सीपीयूज डाले, रैम डाली, ठीक है, बहुत बड़ा एक डेटा सेंटर इन्होंने बना दिया। चलो ठीक है, एक डेटा सेंटर बनाया, फिर इनको लगा कि नहीं यार, एक डेटा सेंटर से बात नहीं बनेगी, हमें दो चाहिए, रीजन वाइज कर दिया इनको, ठीक है, जोन वाइज कर दिया, ऐसे दुनिया भर के डेटा सेंटर छोटे बड़े इन्होंने बनाए। अब ये डेटा सेंटर बना के इन्होंने क्या किया, इन्होंने कस्टमर्स को बेचना शुरू किया, ठीक है। कैसे, जैसे मान लो एक कोई कंपनी है, कोई भी, मैं ये मेरा फोन है, इसका किसका, सैमसंग का, ठीक है, सैमसंग की कंपनी थी, तो सैमसंग को इन्होंने बोला यार आप ये चीज यूज कर रहे थे, ठीक है, हंड्रेड्स आपके पास सर्वर्स थे, आपके पास 20 एप्लीकेशन थी, 20 और चाहिए, 60 आपको चाहिए, तो आपको कुछ नहीं करना, हम आपको एक इंटरफेस देंगे पूरा का पूरा, जिसमें लिखा होगा बड़े बड़े शब्दों में एडब्ल्यूएस या अजूर, ठीक है। अच्छा जी, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ एक इंटरनेट लाइन चाहिए पहले तो, ठीक है जी, मिल जाएगी, वो तो है हमारे पास ऑलरेडी डेटा सेंटर में, ठीक है। आप एक लैपटॉप लो, उसके ऊपर एक्सेस करो हमारे इंटरफेस को, www.amazon.com डालो, AWS वेब सर्विसेज और या फिर azure.com, और आपका एक अकाउंट बनाएंगे, यूजर नेम और उसका पासवर्ड होगा, और आप उसके अंदर एक्सेस करो, आपको एक इंटरफेस दिखेगा VMware जैसा, जैसे उसके वी सेंटर में होता है, ठीक है, लगभग ऐसा ही। अच्छा, इस इंटरफेस में आपको जो है कुछ नहीं करना, आपको हमारी सारी सर्विसेज दिखेंगी। तो ये कैसा आया इनका, कुछ ऐसा, अगर मैं दिखाऊं तो मेरे पास पता नहीं है या नहीं एक्सेस, ये बंद हो गया होगा इसका, ठीक है। तो इन्होंने बोला ठीक है, चलो देखते हैं, तो यहाँ पे चलो इंटरफेस की एक फोटो निकाल लेते हैं, ठीक है, AWS इंटरफेस, ठीक है, ये पता नहीं इसका आएगा कि नहीं आया, चलो, लेकिन इमेज में आ जाएगा शायद। तो ये कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है, ये मैं आपको बता देता हूँ, आपको वैसे पता ही होगा अच्छे से, लेकिन चलो फिर भी, जो अननोन यूजर है, ऐसा कोई इंटरफेस दिखेगा आपको, ठीक है, ऐसी सर्विसेज नजर आएंगी हमारी बहुत सारी उसके अंदर, ये सही है, ठीक है। तो इन सर्विसेज में आपको क्या करना है, जैसे कि कुछ नहीं करना, आपको जो चाहिए वो मिलेगा, ठीक है, और आपको जितना चाहिए उतना मिलेगा, ठीक है। तो देखो, इसमें उन्होंने आया और बताया कि ये खोल लो, इसमें अपना नाम डालो, ये ऊपर आ रहा है कोई रोहन करके था बंदा उसका, और ये मुंबई इसकी लोकेशन है, और ये है। तो उन्होंने बोला कि अगर आपको कुछ भी चाहिए हमारी तरफ से, ठीक है, अगर आपको एक सर्वर चाहिए तो कुछ नहीं करना, सिंपल इस EC2 पे क्लिक कर दो, और उसके बाद कुछ कॉन्फ़िगरेशंस होंगी, जिसके अंदर जाके आपको क्या बताना है कि मुझे कितनी तो रैम चाहिए, ठीक है, इस सर्वर के लिए, कितने सीपीयू चाहिए, कितनी डिस्क चाहिए, और कितनी स्टोरेज चाहिए, और जो भी आपकी नेटवर्किंग की रिक्वायरमेंट्स, वो सब क्या चाहिए। अच्छा, मैंने ये दे दी, मैं कस्टमर हूँ, मैं बैठा हूँ सैमसंग के में, और मैंने बोला ठीक है भाई, आगे क्या होगा, बस इस पे एक वन क्लिक करो, ये सब सिलेक्ट करो, विद इन 2 मिनट आपका सर्वर रेडी। अब ये सारी कहानी जो है यहाँ से हमने सिलेक्ट करके और डाली, और फिर जैसे ही हमने क्लिक किया, ये सारी बात यहाँ इस डेटा सेंटर में आ गई। इस डेटा सेंटर में कुछ एल्गोरिथम्स लिखे हैं, कुछ स्क्रिप्ट लिखी हुई हैं बहुत अच्छी अच्छी,
और बहुत बड़े बड़े सर्वर्स इन पे काम कर रहे हैं, उनको पता है कहाँ से इस बंदे को क्या देना है, क्या लोकेशन, क्या इसने चूज किया, कहाँ जाएगा, वो सब उसने अमेजन और माइक्रोसॉफ्ट ने सेट कर रखा है सब कुछ। इस बंदे के पास आ गया इसका ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी इसका सर्वर आ गया, लिनक्स का या आपका विंडोज का, जो भी था आपने डिमांड में डाला कोई भी। अब ये सब चीज तो हो गई है, ठीक है, उसको बोला कि ये लो आपका सर्वर विद इन 5 मिनट रेडी। तो कस्टमर तो एकदम से खुश हो गया ना, आंख खुली की खुली रहेगी, ये कैसे हुआ, बस जी हो गया। आपको कितने सर्वर चाहिए? मेरे को 60 सर्वर चाहिए यार इन एप्लीकेशन के लिए। 60, 600 दो आप हमसे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, उसने बोला आपकी हार्ड डिस्क, रैम, सीपीयू खराब हुई है तो हमारी तरह। तो वो बोलते हैं कि ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारी प्रॉब्लम है। हमारे पास ऐसे अच्छे अच्छे इंजीनियर्स और ऐसी अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजीज हमने यूज की है कि आपकी पूरी की पूरी मशीनें कहाँ से कहाँ शिफ्ट हो जाएंगी आपको पता ही नहीं चलेगा। और हम आपके जो हमारा जो रिसोर्सिस है मैनेजमेंट, वो पूरी कंबाइंड है, सीपीयू, रैम सब। तो जो खराब होते हैं हम चेंज करते रहते हैं। ऐसा नहीं है उनके डाउन नहीं होते, सब कुछ होता है उनका। लेकिन वो इतने बैकएंड में इतने बड़े लेवल पे हैं कि उनका पता नहीं चलता कस्टमर्स को कभी भी। और आजकल तो मैं सच बोलूं, कभी कभी आता भी है एरर, कभी कभी बहुत बार आते हैं कि रीजन के रीजन बैठ जाते हैं इनके। लेकिन चलो, उस लेवल पे प्रॉब्लम्स नहीं है और ये रेक्टिफाई भी जल्दी कर लेते हैं। तो कस्टमर तो खुश हो गया कि यार ये इतना सब अकेला, हाँ यस अकेले हम कर लेंगे, आप सिर्फ इसको खरीद लो, आपको सिर्फ रेंट पे करना है इसका, और हम आपको ये सर्विस देंगे। ठीक है जी। कुछ एग्रीमेंट्स हुए इन लोगों के बीच में, और क्लाउड आ गया दुनिया में, बहुत अच्छे से आ गया। ठीक है, सब खुश हो गए। सैमसंग के बाद नोकिया ने खरीदा, नोकिया के बाद एमआई ने खरीदा, एमआई के बाद एचपी, डेल, सब इसमें घुस गए। फिर हमारी जो सर्विस इंडस्ट्रीज थी, जैसे टीसीएस, आईबीएम, एचसीएल, एचपी, ठीक है, इन्होंने इसका सहारा लिया। इन्होंने कस्टमर से जा जाके एग्रीमेंट्स बनवाए कि आप ये लीजिए, ये बेहतरीन चीज है, ये बहुत अच्छा है, आप अपने डेटा सेंटर्स को कर दीजिए बंद, और ये क्लाउड पे आ जाइए। क्लाउड से आपको कुछ भी प्रॉब्लम्स नहीं होंगे जो आप प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे। अच्छा, इसमें सबसे अच्छा क्या हो रहा था भाई, पैसे की बचत। अल्टीमेटली तो कॉस्ट पे ही सब कुछ डिपेंड करता है। तो कॉस्ट रिड्यूस हो रही थी, उसके बाद रिसोर्सेज भी घट रहे थे। ये रिसोर्सेज मतलब कि आपके काम करने वाले बंदे, कर्मचारी जो होते हैं कंपनी में, एम्प्लॉइज, वो घट रहे थे कि यार एक ही बंदा ना पूरे क्लाउड को मैनेज कर रहा है बैठ के। अब तो चलो टीम आ गई है बहुत बड़ी बड़ी, लेकिन उतनी बड़ी टीम्स नहीं रही जितनी पहले डेटा सेंटर्स में काम करती थी। डेडिकेटेड टीमें होती थी, स्टोरेज का अलग बंदा होता था, नेटवर्क का अलग बंदा होता था, और बंदा नहीं होता था, पूरी की टीम होती थी, नेटवर्क टीम अलग, स्टोरेज टीम अलग, और सर्वर टीम अलग, एप्लीकेशन टीम अलग। अब ये सारी टीमें, बहुत सारे इनमें से बंदों को बाहर निकाला गया, या इन बंदों ने अपने आप को अपग्रेड कर लिया टाइम के अकॉर्डिंग। पहले ये लोग वीएम पे आए, वीएम से फिर क्लाउड में शिफ्ट हो गए कि ठीक है भाई, जो कंपनी शिफ्ट हो रही है तो हम भी शिफ्ट हो जाते हैं। सबने अपनी अपनी जॉब भी ढूंढी, आज उसी हिसाब से लोग जॉब भी ढूंढ रहे हैं, तो क्लाउड में ढूंढ रहे हैं, सीधी बात है। ठीक है, तो समय के साथ ट्रांसफॉर्मेशन बहुत जरूरी होते हैं। जिन्होंने नहीं किए वो ठीक है, उनकी मर्जी, नहीं किए तो वो परेशान होंगे थोड़े से, और तो क्या है। अच्छा, तो अब ये जो है ये सब आया इसमें क्लाउड में, चलो कोई बात नहीं, क्लाउड ने हमें सब कुछ दे दिया, और ऐसे करके हमारी सारी की सारी प्रॉब्लम जो थी कस्टमर्स की रिजोल्व होती चली गई डे बाई डे, और बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन टेक्नोलॉजीज इस क्लाउड फंक्शन में आती गई। अब हम बात करते हैं डिवॉप्स में क्लाउड का। अब आएगा इसके अंदर सही कंसेप्ट हमारा। चलिए कैसे, कि हुआ क्या कि आप लोग समझ गए होंगे, क्लाउड आया तो क्या हुआ, डेटा सेंटर चले गए, क्लाउड तो बस एक इंटरनेट उस पे आता है। अब आई कंपनी एडब्ल्यूएस, ठीक है जी, और आई अजूर, दो कंपनियां। इन्होंने एक चीज और भी की बैकग्राउंड में, इन्होंने जितनी भी अलग अलग कंपनीज थी, सपोर्टिंग कंपनी जो अलग अलग प्रोडक्ट्स के ऊपर काम करती हैं, जैसे कि गिट, ठीक है ना, गिट अप जो है हमारी एक अच्छी कंपनी है रेपोजिटरी सिस्टम के लिए, कोड रेपोजिटरी के लिए, ये भी क्लाउड देती है, वैसे सब करते हैं आजकल तो। अच्छा, उसके बाद था आपका मान लो आर्टिफैक्ट, ठीक है, सर्वर्स थे, और आपके जितने डेटाबेसेस थे, ठीक है, आपके मेल सर्वर्स थे, और आपके टॉमकैट अपाचे जो आईएएस वेब सर्वर्स थे, ठीक है, वेब सर्वर्स। तो ये सब जो चीजें थी, अलग अलग कंपनीज की थी ये, ठीक है। इन लोगों ने इनके साथ भी ढेर सारे फायरवॉल्स थे, ढेर सारी नेटवर्क की डिवाइसेस, राउटर, स्विचेस, गेटवेज, बहुत कुछ थे। इन लोगों ने इन्हीं के डिवाइसेस को भी यूज किया, साथ में इन कंपनीज के साथ में टाई अप करके और इनकी सारी सर्विसेज को भी खरीद लिया इन दोनों तीन कंपनियों ने, अजूर ने और गूगल वगैरह ने, ठीक है।
तो अब हम जब ओपन करते हैं ना किसी भी चीज को, तो हमें सारी सर्विसेज मिलते हैं। वहां पे हम जाएंगे, जेनकिन चाहिए हमें जेनकिन मिल जाएगा, एंसिबल चाहिए हमें एंसिबल का सेटअप मिल जाएगा, कुबरनेटिस चाहिए हमें कुबरनेटिस मिल जाएगा, कुछ भी ले लो इनसे। क्योंकि इन्होंने टाई अप्स की वैसी मशीनें अपने डेटा सेंटर्स में भी लगाई हैं फिजिकली भी, और इनसे सर्विसेज भी ले ली लाइसेंस में, कि भाई आप हमें दे दो और हम आगे कस्टमर्स को बेचते रहेंगे जो जैसी रिक्वायरमेंट जब पड़ेगी। ठीक है जी, चलो अच्छी बात है, ये भी इंटीग्रेट हो गया इन सब के साथ, तो क्लाउड और इजी होगा। अच्छा, अब बात करते हैं अपने डिवॉप्स पे। ये बताना इसलिए जरूर था कि समझ में आएगी डिवॉप्स चल कैसे रहा है। तो देखो, हमारे इसमें मैं ये बना देता हूँ कोड, ठीक है, उसके बाद बिल्ड, ठीक है जी, और बिल्ड के बाद आर्टिफैक्ट्स, और फिर आर्टिफैक्ट के बाद ये टेस्टिंग होती है इनकी, टेस्टिंग के बाद हमारी डिप्लॉयमेंट्स, ठीक है, डेटा सेंटर या सर्वर्स के ऊपर जो डिप्लॉयमेंट्स होंगी टारगेट्स पे, फिर टेस्टिंग होंगी, ठीक है, और फिर मॉनिटरिंग होंगी हमारी, ठीक है ना। ये इतने टूल हमें एक डिवॉप्स के लिए चाहिए, ठीक है ना। ये एक लगभग लगभग हमारा एक डिवॉप्स बन जाता है करीब करीब, ठीक है ना। तो इसमें क्या करना है हमें, अब हमें कोड के लिए चाहिए गिट, ठीक है। मैंने अपने क्लाउड वाले जो हमारे कस्टमर या जो मेरा प्रोवाइडर है अजूर मान लो, मैंने उसको बोला भाई मेरे को गिट भी चाहिए, मैं अपने कोड को कहाँ रखूं। पहले मेरे डेटा सेंटर में गिट का सर्वर लगा हुआ था, अब वो तो तुमने उखड़वा दिया, फेंक दिया हमने उठा के। अब तो उन्होंने कहा टेंशन मत लो, आप एक पेज है हमारा अजूर डेवॉप्स करके, आप उस पे जाओ, और उसके ऊपर आपको रेपोज करके एक फोल्डर मिलेगा, आप उसके अंदर रखो, वो गिट ही है एक तरह, एक्चुअल में वो है भी गिट, ठीक है। और आप अपना गिट का सारा कोड यहीं रख दो, ठीक है जी, मैंने रख दिया। अजूर लगा लो या एडब्ल्यूएस लगा लो, जो आपको लगाना है लगा लो, सब पे मिलता है ये। और एडब्ल्यूएस पे थोड़ा अलग है, कॉन्फ़िगरेशन सेटअप अलग है, वो मैं बाद में बता दूंगा। चलो अजूर से ही ले लेते हैं पहले, अब अजूर हो गया तो ठीक है। अजूर वालों ने एक अपना एक पेज बनाया अजूर डिवॉप्स करके, और उसके अंदर आपको रेपोजिटरीज दे दी। एक सेकंड, चलो मैं आपको दिखा भी देता हूँ वो कैसा दिखता है आपको, ठीक है ना। चलो इनको बंद कर लेते हैं, समझ गए होंगे आप, ठीक है। अजूर डेवॉप्स, ठीक है। इसका इंटरफेस, ये इमेज देख लेते हैं, यहाँ से ये आया, ठीक है, बहुत अच्छी फोटो है, इसको ले लेते हैं, अपने न्यू टैब इमेज को ही ले लेते हैं, ठीक है। तो ये जो है ये पेज, ठीक है ना, ये आप देख रहे होंगे ऊपर यहाँ पे, ये आपका है अजूर डिवॉप्स का पेज। इसमें आपने यूजरनेम पासवर्ड डाला और आप अंदर आ गए। ये जो कॉर्नर में कोई फोटो दिख रही है आपको, ये यूजरनेम और पासवर्ड डाल के अंदर आया हुआ बंदा है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है रेपोज, ऊपर बोर्ड लिखा हुआ है और भी लिखा हुआ है, ठीक है। और ये सबसे ऊपर एडवेंचर वर्क मोबाइल, ये एक प्रोजेक्ट का नेम है, ठीक है, या ऑर्गेनाइजेशन का नेम है, इसके प्रोजेक्ट का नेम है ये। और इसके नीचे जो है बोर्ड, एक ये चीज देख लीजिए आप, ये इंपॉर्टेंट है, जिसको हम जीरा भी बोल सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने ये अपना खुद का दे दिया है यहाँ पे बोर्ड, ठीक है। ये टिकटिंग टूल होता है जहाँ पे हमारे सारे बैकलॉग्स और सारे के सारे स्प्रिंट प्लान, एरिया पाथ, आइटरेशंस, सब कुछ कॉन्फ़िगर किया जाता है यहाँ पे हमारा, ठीक है। पूरी टिकटिंग सिस्टम को मैनेज किया जाता है, टास्क को, एपिक्स को, पूरी स्टोरीज, कौन किस पे क्या काम कर रहा है, सारा यहाँ से हम मैनेज करते हैं, ठीक है। अच्छा, सेकंड है रेपोज। ये रेपोज मतलब गिट, गिट रेपोजिटरी एक तरह से। तो इसके अंदर जब हम जाएंगे रेपोज के अंदर, तो बहुत सारी ब्रांचेज और वो सब कॉन्फ़िगर करने का टाइम मिलेगा हमें, मौका मिलेगा, तो वो हम करेंगे, ठीक। आगे है पाइपलाइंस। पाइपलाइंस बोले तो माइक्रोसॉफ्ट ने अपना खुद का पाइपलाइन सिस्टम दिया है कि आप यहाँ पे जाओ, पाइपलाइंस को कॉन्फ़िगर करो, और पाइपलाइन के अंदर जो आपको लिखना है लिखो, और उससे डिप्लॉयमेंट कर सकते हो आप, ठीक है, किसी भी इन्वायरमेंट पे, कहीं भी, किसी भी स्क्रिप्टिंग सॉफ्टवेयर के थ्रू, ठीक है। और ये अदर अगर मैं बात करूं तो बाहर चलता है, जैसे जेनकिन, जेनकिन्स के अंदर या बैम्बू के अंदर और भी बहुत सारे हैं जिनमें आपके ये चलते हैं पाइपलाइंस, जो भी पाइपलाइंस हम बनाते हैं। उसके बाद टेस्ट प्लान्स, इसके अंदर हमारी टेस्टिंग्स होती हैं कोड की भी और दूसरी चीजें भी। और ये है आर्टिफैक्ट्स। ये आर्टिफैक्ट मतलब जैसे जेफ्रॉग, नेक्सस और ये सब आर्टिफैक्टरीज जो हमें देते हैं सॉफ्टवेयर, इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट ने अपना खुद का दिया आर्टिफैक्ट्स करके, कि आप यहीं पे सब कुछ स्टोर कर सकते हो। तो देखो इतनी चीजें जो है डिवॉप्स में इनबिल्ट मिली है हमें, क्लाउड में एक तरह से इनबिल्ट मिली है। न ही मेरे को कोई बोर्ड रिलेटेड कोई एमएस माइक्रोसॉफ्ट का कोई सॉफ्टवेयर मुझे किसी सर्वर में डालना, ना ही मुझे गिट का कोई सॉफ्टवेयर किसी सर्वर में डालना, ना ही पाइपलाइन जेनकिंस का कोई सॉफ्टवेयर मेरे किसी सर्वर में डालना, ना ही कोई टेस्टिंग के सर्वर सेलेनियम वगैरह नहीं डालने, ना ही मेरे को आर्टिफैक्ट जेफ्रो या नेक्सस टाइप कुछ नहीं डालना। ये एक ही सिंगल प्लेस है जहां पे मेरे को सारी चीजें मिल गई है, मेरा आधा काम यहाँ हो गया। अब बचा मेरे डिप्लॉयमेंट का आधा काम।
किस किस रिसोर्स पे कहाँ होगा, उसके लिए आया क्लाउड। ठीक है ना, तो हम यहाँ लिख देते हैं अजूर क्लाउड। ठीक है, उसकी स्क्रीन देख लेते हैं एक बार कैसी होती है शक्ल सूरत। ये आ गया ऐसा, और इसकी सर्विसेज वगैरह ये रहा, ये फोटो है थोड़ी सी। ठीक है, इसको ओपन करते हैं इमेज को ये टैब में, और ऐसा हमें ये दूसरा इसका जो है वो मिलता है इंटरफेस क्लाउड का। अच्छा, ये पोर्टल इसको बोलते हैं portal.azure.com, और जो डिवॉप्स होता है उसको बोलते हैं dev.azure.com। ठीक है, दो डिफरेंट पोर्टल्स हैं, ये क्लाउड के लिए काम करता है, वो डिवॉप्स के लिए काम करता है, लेकिन ये आपस में इंटीग्रेट होते हैं और आपस में जुड़े हुए होते हैं सर्विस प्रिंसिपल्स और कुछ मैनेजमेंट की इसके थ्रू, और मैनेज आइडेंटिटी की वगैरह, और बहुत सारी इसकी ऑथेंटिकेशंस करवा के हम एक दूसरे से बात करवा सकते हैं। हम जो भी चीजें यहाँ करेंगे इस प्लेटफॉर्म पे, वो यहाँ पे भी आएगी, वो यहीं आएगी, यहाँ पे नहीं, यहीं पे ही आएगी। ठीक है, कोड वगैरह मैंने सेव कर दिया, सब कुछ कर दिया। जब पाइपलाइन को मैं रन करूंगा, बिल्ड के बाद जब रिलीज करूंगा, तो टारगेट सर्वर्स कहाँ होंगे, टारगेटेड आइटम यहीं मिलेंगे। तो इसमें देखो आप, डेटाबेस दिख रहा है, एक्टिव डायरेक्टरी दिख रही है, सर्विसेज दिख रही है, ऐप सर्विसेज, रिसोर्स ग्रुप्स हैं। ठीक है, तो ऐसे ये दोनों पेज आपस में इंटीग्रेट भी हो जाते हैं और इनके थ्रू हम काम करते हैं। अच्छा, अब आते हैं यहाँ पे, तो इतना सब चाहिए था हमें अजूर में। अब कोड आ गया, बिल्ड करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट जो है अपना एक खुद का एजेंट देती है, जिसको हम बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट होस्टेड एजेंट। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, ये एक सर्वर होता है बैकएंड में। ठीक है, और इस सर्वर में क्या होता है कि भाई आप जो है चीजों को बिल्ड कर सकते हो। तो क्या होगा, ये देखो, वैसे हर एक जगह सर्वर लगे हुए हैं, ये ध्यान रखना, पीछे सब कुछ सर्वर लगा हुआ है। अब ये मेरा बिल्ड सर्वर है, ये मेरा कोड है गिट सर्वर। तो जब मैं पाइपलाइन चलाऊंगा तो यहाँ से गिट का जितना भी कोड है वो बिल्ड सर्वर पे आएगा पहले, यहाँ डाउनलोड करेंगे, यहाँ पाइपलाइन में हम लिखेंगे कि कौन सी ब्रांच हमें उठानी है, क्या करना है, कौन सा कोड को डाउनलोड करना है। फिर ये बिल्ड करेगा तो बैकएंड में सर्वर है माइक्रोसॉफ्ट का। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर क्या करता है कि उसके पास कुछ डिफॉल्ट ही टूल्स हैं, जैसे एमएस बिल्ड हो गया, अंट हो गया, ग्रेडल मैवन हो गया, लेकिन वो डिफॉल्ट और स्पेसिफिक चीजें ही देगा, बस आपके डिजायरेबल नहीं होगी, आपके अकॉर्डिंग चीजें नहीं होंगी, उसकी फिक्स चीजें होंगी। तो जब आप चलाएंगे तो वो अपने हिसाब से बिल्ड करके आपको दे देगा जो डिफॉल्ट डिफॉल्ट सेटिंग्स हैं वो। लेकिन आपको कुछ चेंजेस करने हैं, नहीं मेरे को तो ये चीजें नहीं चाहिए भाई, मेरे को अपने हिसाब से बिल्ड करना है। और आपको इसका एक्सेस नहीं होता है, माइक्रोसॉफ्ट होस्टेड एजेंट जो बिल्ड होता है, बिल्ड सर्वर जो होता है, इसका आपके पास एक्सेस नहीं होता है कोई भी। बस आप इस पे पुश कर सकते हो और आप चीजों को बना सकते हो और वापस अपने आर्टिफैक्ट का एड्रेस देके यहाँ का, और यहाँ अपलोड कर सकते हो। वो सब कहानी हम पाइपलाइन में लिख देते हैं, भाई यहाँ कोड जाएगा, बिल्ड होगा, बिल्ड होके यहाँ आ जाएगा, बस। यहाँ कहाँ हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, वो ना हमें दिखता है, ना हमें पता है, ना हम कुछ छेड़छाड़ कर सकते हैं। वो माइक्रोसॉफ्ट के इंटरनल है। तो मैंने कहा कि नहीं, मेरे को मेरा चाहिए, जहाँ मेरे को छेड़छाड़ करनी है, जो चीजों को चेंजेस करने हैं, बदलना है। तो एक होता है सेल्फ होस्टेड एजेंट। ठीक है, सेल्फ होस्टेड एजेंट ये एक सर्वर होता है जिसको हम क्लाउड के अंदर जाएंगे यहाँ पे और बना सकते हैं, फिजिकल भी बना सकते हैं। ये जो क्लाउड मशीन है या रिसोर्स ग्रुप में गए और मशीन हमने तैयार कर ली, वो चीजें बाद में आएंगी। ठीक है, अभी थोड़ा क्लाउड का समझ लो बस। तो यहाँ पे एक सर्वर बनाऊंगा जिसके ऊपर मैं अपना बिल्ड टूल डालूंगा, खुद का एमएस बिल्ड, आंट, मेमन, ग्रेडल, जो मेरे को डालना है, और अपने हिसाब से कॉन्फ़िगरेशन ही करूंगा। ठीक है, रेड स्टूडियो वगैरह की जो भी मेरा बिल्ड सर्वर है उसमें क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन है, किस किस जगह है। और फिर मेरी पाइपलाइन को मैं बताऊंगा कि ये जो गिट का कोड है, यहाँ पे जो कोड रखा हुआ है रेपोज में, ये कोड इस सेल्फ होस्टेड एजेंट के ऊपर डाउनलोड होना चाहिए। यहाँ पे हम बनाएंगे, इस माइक्रोसॉफ्ट होस्टेड एजेंट के ऊपर हम कुछ नहीं बनाएंगे, क्योंकि हमें यहाँ चेंजेस करने पड़ते हैं। ठीक है, ये भी हो जाएगा। उसके बाद मैंने यहीं पे कोई एक दो कमांड लिखी हैं जो मारी, और मैंने बोला कि भाई आर्टिफैक्ट्री के अंदर, माइक्रोसॉफ्ट आर्टिफैक्ट में या अजूर में या फिर जेफ्रॉग में कहीं भी आप इसको अपलोड कर देना, तो ये अपलोड भी कर देता है। लेकिन यहाँ हमें खुद मैनेज करना पड़ेगा इस सर्वर को, इसकी पैचिंग वैचिंग, विंडो का जो है लाइसेंस वगैरह सब देखना पड़ेगा बिल्ड सर्वर के हिसाब से सब कुछ। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ज्यादातर 80 to 90% ऑर्गेनाइजेशंस में सेल्फ होस्टेड ही चलता है। ठीक है, क्योंकि यही ही हमारी रिक्वायरमेंट रहती है ज्यादातर। आप माइक्रोसॉफ्ट भी यूज कर सकते हो, लेकिन वो इतना हमें चीजें नहीं देती, इसलिए हमें इन पे आना पड़ता है सेल्फ होस्टेड एजेंट पे। ठीक है, ये आ गया। अब मैंने इसको बोला भाई जाओ, और आर्टिफैक्ट को अपलोड हो गया, आर्टिफैक्ट भी हो गया। फिर मैंने पाइपलाइन में बोला कि इसकी टेस्टिंग भी कर लेना कोड की यार, सेलेनियम वगैरह से। तो ये भी एक सर्वर होता है पीछे जो कोड को लेता है और टेस्ट वगैरह करके रिपोर्ट दे देता है। ठीक है, हो गया। उसके बाद आती है हमारी डिप्लॉयमेंट की बारी, जिसमें क्लाउड ने क्या हेल्प की वो मैं बताने की कोशिश कर रहा था। मैंने इसको पूरा ओवरव्यू दे दिया दोबारा से, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। अब क्या होता है ना, देखो,
अभी तक हमारे पास फिजिकल डेटा सेंटर्स थे, सर्वर बनवा रहे थे, किसी और टीम से 36 इंजीनियर लगे हुए थे, काम कर रहे थे, सब गंदगी फैली हुई थी। अब यहाँ एक चलता है IAC, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए कोड, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए कोड, ठीक है। तो ये क्या करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए कोड किसको कहते हैं, क्या होता है ये? सपोज करो जब मैं कोड लिख रहा था, एप्लीकेशन बिल्ड कर रहा था, आर्टिफैक्ट बना रहा था, सब कुछ हो रहा था, तो ये डिवॉप्स इंजीनियर की ही जिम्मेदारी हो गई आज के दिन कि भाई आप ही को एक सर्वर भी बनाना है। अब सर्वर बनाना तो आसान हो गया ना, अब वो तो है नहीं कि वो प्रोक्यूमेंट करेगा और लाएगा और खरीदेगा और डाल डुल के तब बनाएगा, नहीं। अब उसको बोला गया है कि तेरे को क्लाउड का एक्सेस है, ठीक है जी है, उसके ऊपर जाओ और एक नया VM बनाओ, जो रिक्वायरमेंट्स इस एप्लीकेशन की लगती हैं, DB की लगती है तो DB की लगाओ, और नेटवर्क में जो कॉन्फ़िगरेशन चाहिए वो लगाओ, ऑथेंटिकेशन के लिए AD चाहिए तो AD लगाओ, जो भी मेल सर्वर चाहिए तो वो सब आप एक पूरा ग्रुप बनाओ और एक इन्वायरमेंट बनाओ जिसको बोलेंगे हम टेस्ट, और वो बना के आप अपना टेस्ट करो इसके ऊपर कोड को। उसने बोला ठीक है जी, इंजीनियर था कोई आप जैसा मेरे जैसा, उसने बोला ठीक है ये इजी है, बहुत इजी काम है, मैं क्लाउड के पेज को ओपन करूंगा www.aws को, और उसके अंदर जाके क्रिएट न्यू VM करूंगा और उसके बाद इन चीजों को बना दूंगा। अच्छा ठीक है, ये बन गई। तो उसके बाद उसने बोला यार ये ऐसे तो फिजिकली अगर मैं GUI से करता रहूंगा तो टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है, और सबसे बड़ी बात, जब मैं टेस्टिंग कर लूंगा तो मुझे ये पूरे इन्वायरमेंट को डिलीट करना है। क्यों? क्योंकि कॉस्ट बचानी है हमें कंपनी की। सपोज करो टेस्टिंग होती है आज एक दिन के लिए, ठीक है, और उसके बाद टेस्ट इन्वायरमेंट पे एक दिन के लिए टेस्टिंग होती है, उसके बाद टेस्टिंग मूव हो जाएगी किस पे, QA इन्वायरमेंट, यहाँ पे एक दिन या 2 दिन के लिए टेस्टिंग होगी, ठीक है। अब ये अगले, मान लो ये मंडे था, यहाँ हो रही है ट्यूसडे को और वेडनेसडे को, अब 2 दिन तो ये बंद हुआ, ठीक है चलो, उसके बाद UAT था, सीधे सीधे इन्वायरमेंट पे बात करते हैं, यहाँ पे 3 डे लग गए, ठीक है, आपके थर्सडे फ्राइडे एंड सैटरडे, ठीक है जी, ये 3 दिन टेस्टिंग हुई, ये 3 डे और कंटिन्यू चलता रहेगा सब। फिर आया प्रोडक्शन, चलो ठीक है प्रोडक्शन जोड़ो, तो ये 5 डे जो वर्किंग हुआ है, 5 डे जो है अननेसेसरी इसने यूटिलाइजेशन ली है इस मशीन ने, अननेसेसरी बिलिंग की है, उसका कोई फायदा थोड़ा ना था यार हमें, उसका क्या था? अब अगला कोड आने में तो शायद प्रोडक्शन पे फटेगा नहीं फटेगा, वापस आएगा नहीं आएगा कोड, ठीक है, अगली बार को टेस्टिंग करेगा, पता नहीं कब करेगा, हफ्ते भर बाद आ सकता है, वो 7 दिन बाद आएगा, हो सकता है कि 10 दिन बाद आए, ठीक है, तो ये 15-20 दिन ये मशीन क्यों चलेगी, ये मशीन फिर क्यों चलेगी, ये मशीन क्यों चलेगी, जब इनका काम खत्म हो गया तो सिर्फ प्रोडक्शन चल रहा है, प्रोडक्शन तो चलता ही रहेगा, कभी बंद ही नहीं होगा, 24/7 365 चलेगा ये तो हम क्या करेंगे, इन मशीन्स को कर देंगे बंद, भाई इनको करो डाउन। अच्छा डाउन करो तो इंजीनियर बोलेगा यार मैं हर बार थोड़ी ना बनाऊंगा आपके लिए बैठ के यहाँ पे GUI पे न्यू न्यू न्यू, तो उसको बोला गया भाई ऐसा नहीं करना, आप इनको बनाओ स्क्रिप्ट्स के थ्रू। उसको बताया गया कि आपको स्क्रिप्ट लिखनी है, ठीक है, और उसके थ्रू बनाना है, यानी कि AWS को, अजूर को आप टर्मिनल से एक्सेस कर सकते हैं, पावर शेल से, टेराफॉर्म से, क्लाउड फॉर्मेशन से, ठीक है, इन सब टूल टर्मिनल से आप एक्सेस कर सकते हैं और आप अपनी मशीन्स को और अपने रिक्वायरमेंट्स इन्वायरमेंट्स को बना सकते हो स्क्रिप्टिंग के थ्रू। उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, आपको स्क्रिप्ट लिखनी है और न्यू वर्चुअल मशीन वगैरह सब उसकी डिटेल डालनी है और वो बन जाएगी, यहाँ पे आप लोगों को क्लाउड में कवर करेंगे। उसने बोला यार ये बढ़िया काम है, ठीक है, पर वो बोल रहा है यार हर बार मैं ये क्यों चलाऊं, ठीक है, मैं इस स्क्रिप्ट को चला रहा हूँ तब जाके यहाँ AWS पे इन पे मशीनें बन रही हैं, बार बार थोड़ी ना चलाऊंगा, तो उसको बताएगा कि नहीं आपको बार बार भी नहीं चलानी यार, यही तो क्लाउड की ब्यूटी है। तो क्या होगा, तो इसमें ये करना है आपको कि भाई आपको जो है IAC इसी को कहते हैं, यानी कि एक कोड लिखना है, एक पावर शेल की स्क्रिप्ट लिखनी है, टेराफॉर्म की लिखनी है, या क्लाउड फॉर्मेशन की लिखनी है, या और बहुत सारे टूल्स होते हैं एनसिबल वगैरह, पाइथन वगैरह, बहुत किसी में भी आपको एक स्क्रिप्टिंग लिखनी है, मैंने शेल में पावर शेल में लिख दी, और इसको आपको कोड रेपोजिटरी में ही सेव कर देना है, ठीक है जी, कोड रेपोजिटरी में मैंने यहाँ पे गिट में सेव कर दिया। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको ये पावर शेल स्क्रिप्ट सेव हो गई, अच्छा हाँ ठीक है, इसी पावर शेल स्क्रिप्ट्स को हम इसी कोड को जो बोलते हैं हम इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए कोड बोलते हैं, यानी ये इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाएगा, हमारे इंफ्रा को बनाएगा, ठीक है। बहुत सारी स्क्रिप्ट्स होती हैं, बहुत बड़ी बड़ी स्क्रिप्ट्स होती हैं, सारे इन्वायरमेंट की स्क्रिप्ट होती हैं, और अलग अलग इन्वायरमेंट की अलग अलग स्क्रिप्ट होती है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट्स, ठीक है ना। तो उसने बोला अच्छा तो पहले ये चलनी है, नहीं ये नहीं चलनी है, ये कब चलेंगी, ये गिट के अंदर है ये सारी स्क्रिप्ट और इसी के अंदर है आपका कोड, ठीक है, .NET का। तो सबसे पहले यहाँ एक बिल्ड पाइपलाइन चलेगी,
अच्छा, वो क्या करेगी, बिल्ड करेंगे हम सबसे पहले कोड को, हमने बिल्ड कर लिया, उसी टाइम एक और बिल्ड पाइपलाइन हम चला सकते हैं, ठीक है, क्या, जो हमारे इंफ्रा को चलाएगी, यानी कि एक बिल्ड सर्वर है हमारा, ठीक है, मैंने आपको बताया था सेल्फ होस्टेड एजेंट सर्वर जो होता है, उसके ऊपर इस कोड को लेके आएंगे, इन सारी स्क्रिप्ट्स को, और इसके पावर सेल को ओपन करेंगे, ठीक है, और यहाँ से रन करेंगे। ये क्या करेगा, ये हमारे क्लाउड इन्वायरमेंट्स को कनेक्ट करेगा। इस पाइपलाइन में हमने बिल्ड पाइपलाइन के अंदर ये बातें लिखी हुई हैं कि भाई आपको ये पावर सेल की जो स्क्रिप्ट है, इस कोड से यहाँ रेपोजिटरी से उठा के इस बिल्ड सर्वर पे रखो, उसके बाद एक एक को रन करो पावर सेल पे जाओ, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, और यूजर नेम पासवर्ड ऑथेंटिकेशन सब हम इसमें रख देंगे, उस हिसाब से वो रन करेगा, वो यहाँ क्लाउड को कनेक्ट करेगा और हमारे रिसोर्सेज को बनाना शुरू कर देगा, ठीक है। टेराफॉर्म में जैसे हम अप्लाई वगैरह मार देते हैं, बाद में डिस्ट्रॉय कर देते हैं, तो ऐसे ये हमारा स्क्रिप्टिंग चलेगी, और इधर मेरा कोड बिल्ड हो रहा है। अच्छा, यहाँ मेरा आर्टिफैक्ट बन रहा है, जैसे ही आर्टिफैक्ट तैयार, इधर मेरा इन्वायरमेंट तैयार, देखो कितनी ब्यूटी आई। यही तो डिवॉप्स के अंदर क्लाउड ने सपोर्ट किया है, यही तो एक ट्रांसफॉर्म हुआ है, यही तो बहुत बड़ा चेंज हुआ है। अदरवाइज मतलब बैक टू बैक चीजें चल रही हैं यार, इधर मैं कोड बना रहा हूँ, बाइनरीज बना रहा हूँ, और यहाँ पे आपका इंफ्रा खड़ा हो गया। अच्छा जी, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद रिलीज पाइपलाइन में आ जाएंगे, यानी कि कोड को रिलीज करेंगे, यानी इस आर्टिफैक्ट को यहाँ से बिल्ड सर्वर पे डाउनलोड मारेंगे, या डायरेक्ट भी मार सकते हैं कहीं भी टारगेट सर्वर के ऊपर, ठीक है, और जो जो उसके प्लेसेस है वहां पे फाइलों को रिप्लेस कर देंगे, बिन में जाएगी, डब्ल्यू रूट में जाएंगी फाइलें, या फिर आपके जार बार ER हैं तो अलग अलग जो एटसी और USR जो भी लोकेशंस होंगी, ठीक है ना, लिब में, बिन में, जहां जहां फाइलें रखनी है हम उसको रिलीज पाइपलाइन में लिखेंगे, सारी बातें एक स्क्रिप्ट और लिखेंगे यहाँ पे, और ये रन होगी, ये कोड को उठाएगी और यहाँ लिख देगी सारी चीजें। ये सर्वर इस ने बना दिया। अच्छा, जैसे ही टेस्टिंग होगी कंप्लीट, ठीक है, हमें इंटीमेशन मिल जाएगा, कोई ना कोई इंटीमेशन, या तो मेल के थ्रू या चैट के थ्रू या कोऑर्डिनेट होगा टीम से। अब ये एक सर्वर तैयार है, ठीक है, ऑलरेडी ये सर्वर है, इसके ऊपर ऐप OS डल चुका है, ऐप भी डल चुकी है, ठीक है, ये टेस्टिंग टीम बैठी है, टेस्ट कर रहे हैं, टेस्टर ने बोला भाई हमने टेस्ट कर लिया, सारे टेस्ट सक्सेसफुल हो गए हैं, ठीक है, यहाँ से एक और बिल्ड पाइपलाइन चलाएंगे, फिर ये क्या करेगी, ये सब कुछ डिस्ट्रॉय करेगी, ठीक है भाई, आपका काम खत्म, हमारा सक्सेसफुल है, टेस्ट को आगे भेजें, किस सर्वर पे भेजना है, हाँ जी आगे भेजो इसको, QA के लिए रेडी कर लो, ठीक है, QA पे यही कोड जाएगा, फिर इसको बिल्ड कर लेंगे अगर करना है तो, नहीं तो सीधे आर्टिफैक्ट उठा लेंगे और सीधे QA के ऊपर डाल देंगे। इस QA के बनाने से पहले इसकी PS चला लेंगे, सारी पावरशेल की स्क्रिप्टिंग या टेराफॉर्म की स्क्रिप्टिंग, इस इन्वायरमेंट को खड़ा कर देंगे। अब ये पूरा इन्वायरमेंट हमारा डेड है, पूरा बंद कर दिया हमने, हमने सिर्फ इसको एक दिन चलाया था, और एक दिन पूरा भी नहीं चलाया, हो सकता है कि 12, 13, 14, 15 घंटे चले, हो सकता है 2 दिन भी चल जाए। जैसे ही टेस्टिंग कंप्लीट हुई, हमें सक्सेसफुल मिला और हमने इस डेव इन्वायरमेंट को क्रैश कर दिया, भाई इसकी कोई जरूरत नहीं है, कोस्टिंग मत बढ़ाओ। फिर QA पे टेस्टिंग हुई, QA पे सक्सेसफुल होने के बाद इस इन्वायरमेंट को भी हमने बंद कर दिया। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि देखो, एक चीज है कि बहुत सारी कंपनी जो होती हैं, बड़ी बड़ी कंपनी जो होती है, या छोटी लगाओ बड़ी छोटो सब एक ही बात है, इनमें इन्वायरमेंट्स को डिलीट नहीं करते हैं, नहीं ही करते हैं, ज्यादातर चांस में 80-90% मैंने देखा है, कोई इन्वायरमेंट को बंद नहीं करता है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इस लेवल पे इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए कोड को इम्प्लीमेंट किया जाता है कि भाई बिल्ड पाइपलाइंस और सारी पाइपलाइंस बैक टू बैक चलें और सब कुछ ऑटोमेटेड हो। इसके लिए बहुत हाई एंड आपकी टेक्नोलॉजी और बहुत हाई एंड आपकी कोडिंग चाहिए, बहुत अच्छा आपका कस्टमर चाहिए इसके लिए, जो इस चीज को सपोर्ट करे। अदरवाइज आपकी टेस्टिंग ही खत्म नहीं होती डेव पे, आप रिटायर हो जाते हैं, कंपनी से बाहर आ जाते हैं, साल 2, 4, 10 साल काम करके, ठीक है, और आपको पता चलता है कि एक दिन मैंने डेव इन्वायरमेंट बनाया था, आज तक वो बंद ही नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि पता नहीं किस किस टाइप के क्या क्या टेस्टर बैठे रहते हैं और क्या क्या करते रहते हैं। वो पीछे पीछे कोड आता है 1.20 का, इधर टेस्टिंग हो रही है 1.10 की, तो बंद ही नहीं होते इनके, इनको पता ही नहीं होता है कि चल क्या रहा है, ठीक है ना। अगर 100% ऑटोमेशन आपकी, कंप्लीट CI और कंप्लीट CD, यानी कि आप पाइपलाइन के थ्रू ही सब कुछ कर रहे हैं, पाइपलाइन के थ्रू, आपके डेवलपर को पता ही नहीं है कि भाई मेरे पुश करने के बाद कोड कहाँ जा रहा है और कितनी फास्ट जा रहा है, ऑटो ट्रिगरिंग पे है सब कुछ, और उसको सेम टाइम अगर रिपोर्ट मिलती है कि ये कोड सक्सेसफुल है या नहीं है, तो वहां पे हम इन चीजों को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं सक्सेसफुली। लेकिन बड़ा रेयर होता है, मेरे को तो मिला नहीं है अभी तक इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी के डेवलपर्स। मैं बिल्ड पाइपलाइन रिलीज पाइपलाइन अपनी टाइम पे बना देते हैं, हमारा काम खत्म, ठीक है, चलो छोड़ो उसको। तो ऐसे ये काम करता है, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए कोड।
आपके पूरे इंफ्रा को खड़ा करेगा और इंफ्रा को खड़ा करने के बाद इसके अंदर डिप्लॉयमेंट्स करेगा, ठीक है। और फिर फाइनली वो प्रोडक्शन पे जाके हमारे कोड को रख देगा और फिर उसके बाद चलेंगी टेस्टिंग। तो क्या चलेंगी, मॉनिटरिंग ही चलेंगे, टेस्टिंग हो चुकी है, फिर चलेगा मॉनिटरिंग में नेगियोस, एचपी ओपन व्यू, माइक्रोसॉफ्ट के टूल्स, ठीक है, इनसाइट वगैरह बहुत आते हैं जो मॉनिटर करते हैं एप्लीकेशन को कि भी कैसी चल रही है कैसी नहीं चल रही है। और ये एक दो दिन की टेस्टिंग नहीं होती है दोस्तों, कभी भी डेव पे क्यूए पे महीनों महीनों की टेस्टिंग होती है, 10 10 दिन, जब एक स्प्रिंट होता है इनका पूरे का पूरा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू स्प्रिंट प्लान, तो उस हिसाब से टेस्टिंग चलती रहती है। लेकिन मुझे नहीं पता टेस्टर कैसे क्या करते हैं, ठीक है, और वो क्यों करते हैं इतना डिले, और कोड क्यों इतना फटता है बार बार। तो वो अगर आपकी कंपनी में, अगर आपके कस्टमर के पास पूरा CI/CD सिस्टम नहीं है, बिल्ड पाइपलाइन रिलीज पाइपलाइन का, तो ऐसा ही फटेगा और ऐसे आपकी एनवायरनमेंट चलेंगे और ऐसे आपकी बिलिंग बढ़ती रहेगी। अदरवाइज अगर स्मूथ है, सब कुछ बढ़िया है, अच्छे डेवलपर, अच्छे टेस्टर है, अच्छी सब कुछ है, और ऑटोमेशन ज्यादा से ज्यादा है, हर जगह ऑटोमेशन है, हर जगह स्क्रिप्टिंग है, फिर आप इन चीजों से अपनी कॉस्ट को बचा सकते हो। तो ये पूरा क्लाउड का एक फंडा था, ठीक है, पूरे का पूरा एक फंक्शन था, कैसे क्लाउड हमारी हेल्प करता है डिवॉप्स में। तो हम पूरे के पूरे इंफ्रा को बना देते हैं, कोड को बना लेते हैं, आर्टिफैक्ट्स को बना लेते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, प्रोडक्शन चला लेते हैं, ठीक है। तो ये पूरी कहानी है इसकी डिवॉप्स के अंदर क्लाउड की, कैसे क्लाउड हमारी हेल्प करता है, ठीक है। और क्लाउड के जो कंसेप्ट हैं वो आपको क्लियर करने हैं तो आप क्लाउड की बहुत सारी यूट्यूबर्स ने बना रखी होंगी सीरीज, आप उनको देख सकते हैं, मैं भी बनाऊंगा, वो भी देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें ऐसे चलती हैं, टेस्टिंग मॉनिटरिंग हो जाती है, सब कुछ हो जाता है, और आप एक डेवऑप्स इंजीनियर बन जाते हो, अच्छा डेवऑप्स इंजीनियर। और इन क्लाउड सर्विसेज में थोड़ा सा मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ क्या आया है नया कुछ, ठीक है। तो आपको मैंने बताया कि भाई पहले हार्डवेयर आया, ठीक है, फिर VM आया, फिर क्लाउड आया। अच्छा, अब क्लाउड भी थोड़ा थोड़ा निकलने लगा है साइड से। इन्होंने एक सर्विस शुरू की है सर्वरलेस, ये एकदम बकवास है, ठीक है, कुछ सर्वरलेस नहीं है, जिसको आप अजूर फंक्शन बोलते हो, ठीक है, और इसमें लैम्डा बोलते हैं हम, इसमें क्या बोलते हैं अपने AWS में। ये बेवकूफ बनाने वाली बात है, कोई सर्वरलेस कुछ नहीं है, बैकएंड में सर्वर चलता रहता है, प्रॉपर सर्वर चलता है, बस इसकी मैनेजिंग और टेक केयरिंग जो होती है वो माइक्रोसॉफ्ट करती है और अमेजन करती है, और कुछ नहीं है। आपकी सारा सिस्टम बैकएंड में वही है। अच्छा, एक दूसरी सर्विसेज मैं आपको बता देता हूँ, पैस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस जो होती है, इनमें तो बहुत ही बड़ा धोखा है, बहुत ही बेवकूफ बनाती है कंपनी आपको, ठीक है, और ये लूट रही है, मुझे नहीं पता कस्टमर क्यों लूट रहे हैं। आप अगर किसी कंपनी में जाएंगे और आप बोलेंगे चलो ठीक है, एक बार वहां से आते हैं थोड़ा सा पीछे से, ठीक है ना। तो ये सर्वरलेस कंपनीज और ये सर्वरलेस हो गई, और पैस सर्विसेज में आपको प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस देते हैं, जो आपको बने बनाए सर्वर ही देते हैं, ये बोलते हैं सीधे एप्लीकेशन हमारे ऊपर डाल दो, ठीक है, आपको सर्वर मैनेज नहीं करने। ये फंक्शन में तो बिल्कुल ही नहीं करना, और ये ऐप में बस आपको बहुत सारे एक्सेसेस मिल जाते हैं कि आप एप्लीकेशन को रिस्टार्ट कर लोगे, एप्लीकेशन को, वेब जॉब्स को कुछ भी कर लोगे, ठीक है, और आप हमारी पैस सर्विस यूज करो, हमारे सर्वर की जो मैनेजमेंट है वो हम खुद देखेंगे। अच्छा, ये बोलते हैं सर्वर ही है उसको, लेकिन सर्वर वर्वर कुछ नहीं होते पीछे, ये कुछ और ही होता है कि जो आपको बताता हूँ मैं, ठीक है। तो ऐसे ये सर्विसेज आ गई। अब भाई डे बाय डे डेवलपर बैठे हैं दुनिया भर में, लिख रहे हैं कोड, गूगल गूगल बहुत लगी पड़ी है कैसे न कैसे चीजों को माइक्रो से माइक्रो 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 सर्विसेज बनाने में। तो हार्डवेयर आया, VM आया, क्लाउड आया। अब हुआ क्या कि एक सर्विस आई डोकर, ये आपने नाम सुना होगा, नहीं सुना तो सुन लो, डोकर। अब डोकर ने क्या किया, डोकर ने कहा भाई तुम एक एप्लीकेशन को चलाने के लिए एक सर्वर लेते हो पूरे का पूरा, ठीक है जी, ये क्यों लेते हो, पहले आप एक हार्डवेयर ले रहे थे, उस पर VM डाल के 10 VM बना रहे थे, लेकिन सर्वर तो पूरा एक ही ले रहे थे, ऑपरेटिंग सिस्टम के लाइसेंसेस तो लग रहे थे ना। क्लाउड ने आपको सीधे दे दिया तो फिर भी सर्वर तो लग रहा है ना, और सर्वर के अंदर आपके लाइसेंस भी लग रहे हैं, सारी चीजें लग रही हैं, सारी चीजें IP वाईपी जो भी है पूरी मैनेजमेंट हो रही है, दुनिया भर की वर्चुअल मशीनें खड़ी कर लिया आपने अपने क्लाउड एनवायरनमेंट में, हजारों हो गई, आपको समझ नहीं आ रहा है कितने एनवायरनमेंट हो गए, कैसे मैनेज करें, और इतना पैसा लग रहा है, दुनिया भर की बर्निंग हो रही है पैसे की, ठीक है, आग लगी पड़ी है। तो अब क्या हुआ, डोकर आया, डोकर ने बोला कि मैं एक सर्वर लूंगा आपका, अच्छा जी ठीक है, हार्डवेयर होगा, ठीक है, और इसके ऊपर एक OS डलेगा, लिनक्स का होगा, ठीक है जी, डल गया, विंडो भी डाल सकते हो, वो अलग सेटअप आता है, लेकिन लिनक्स ही चलता है इसमें ज्यादातर, ठीक है, लिनक्स ही होता है। और इसके ऊपर मेरी एक सर्विस चलेगी डोकर की, ठीक है जी, डोकर सॉफ्टवेयर लगा लो, डोकर सर्विस लगा लो, डोकर इंजन, डोकर कुछ भी,
वो चलेगा और ये क्या करेगा, आपको जो है, आपने एक सर्वर बनाया, इस सर्वर में ओएस डाला और इस सर्वर में आपने अपनी एप्लीकेशन डाली, ठीक है, इस एप्लीकेशन की एक इमेज काटूंगा मैं, ठीक है, और इस इमेज को इस सर्वर पे चलाऊंगा। तो इसको जो हार्डवेयर चाहिए, जो इसको ऑपरेटिंग सपोर्ट चीजें चाहिए, वो यहाँ से ले लेगी और यहाँ से ले लेगी, ठीक है। और आपका जो इमेज है वो मैं बिल्कुल मिनिमम मिनिमम स्पेस में रखूंगा, केबीज में या एमबीज में। अच्छा जी, और इसमें हजारों आईपी चला सकते हैं, एक ही सर्वर आपकी 100 एप्लीकेशन को चला सकते हैं। आप तो बिल्कुल खुश हो गए यार, अभी तक हमने 1000 वीएम खरीद लिए थे। नहीं, 1000 नहीं खरीदने, आपने 4-5 वीएम खरीदने और उन्हीं के अंदर हम सब कुछ चला देंगे। तो ये कंसेप्ट आया, बहुत सारी इमेजेस काटी गई एप्लीकेशनों की और यहाँ पे डाली गई। इसके अंदर भी खुद की फैसिलिटी है कि आप खुद के हिसाब से भी लिख सकते हो डॉकर फाइल्स के अंदर, और खुद के भी डॉकर कंपोज में आप बना सकते हो इमेजेस, अपने हिसाब से बना सकते हो, अपने हिसाब से कंटेनर, इनको कंटेनर बोलते हैं, ठीक है। इन इमेजेस को चलाने के बाद ये कंटेनर हो जाते हैं, इन कंटेनर्स को आप भी बना सकते हो, चला सकते हो। ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है, यानी कि एक ही सर्वर 100 एप्लीकेशन, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन हो गया काम। अच्छा, अब हुआ क्या, इसको मैनेज करने के लिए सारे डॉकर को, इसमें बहुत सारे आईपी हो जाते हैं, बहुत सारी पोर्टें हो जाती है, तो दो सॉफ्टवेयर है। एक डॉकर का स्वाम आता है, ठीक है, स्वाम, और एक आता है कुबरनेटीज, ठीक है। ये दो सॉफ्टवेयर इसकी हेल्प करते हैं नेटवर्किंग मैनेजमेंट में, ऑर्केस्ट्रेशन टूल्स होते हैं ये, ठीक है। इसको ऑर्केस्ट्रेट करते हैं, पूरे पूरे सिस्टम को मैनेज करते हैं कि कौन सा आईपी किस मशीन के पास रहेगा, किस कंटेनर के पास कहाँ से क्या जाएगा, किस पोर्ट में क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सारी मैनेजमेंट होती है। तो डोकर आया, डोकर आते ही सब खुश हो गए, सब दुनिया चलाने लगी। अच्छा, एक लोगों को साइको दिया गया क्या, अब आता है मजे की बात, काम की बात बताता हूँ आपको। जब डोकर आया तो बोला गया, अरे डोकर पे ना प्रोडक्शन मत चलाना। क्यों? डोकर अगर एक बार बैठ गया तो सब कुछ खत्म। अच्छा जी, ये बात है, हाँ। तो लोगों ने बोला कि सिर्फ इस पे टेस्ट इन्वायरमेंट्स चलाओ। बहुत सारी दुनिया में रियल में ही डोकर के ऊपर ज्यादातर टेस्ट इन्वायरमेंट चल रहे हैं। अच्छा, प्रोडक्शन भी चल रहे होंगे, ऐसी बात नहीं है नहीं चल रहे, बहुत सारी दुनिया में चल भी रहे होंगे, लेकिन प्रोडक्शन एक डर के साथ चल रहे हैं। बोला गया है कि अरे नहीं, प्रोडक्शन बैठ जाएगा डोकर पे चलाओगे, ठीक है ना, वो सर्विस नहीं दे पाएगा जो एक वीएम दे सकता है। इस गेम को कैसे माइक्रोसॉफ्ट ने किया कि हम आपको पैस सर्विसेज दे रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। मेरी भी कंपनी में मैंने भी कई बार पैस सर्विसेज को यूज किया। मुझे क्या लगा कि ठीक है भाई, पैस सर्विस में कस्टमर का अपना पर्सनल इंटरेस्ट है, वो चाहते हैं कि हम मैनेज नहीं करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम्स को, पैस सर्विसेज में डाल दो, वहां पे वीएम मिलते हैं। अब ये लगता था कि पैस सर्विसेज जो है, मुझे भी लगता था कि टेस्ट इन्वायरमेंट के लिए यूज हो रही है, हमें तो भाई कोई बात नहीं। लेकिन फिर मेरे को अभी बाद में पता चला कि भाई हम प्रोडक्शन के कोड्स जो हैं, प्रोडक्शन के जो एप्लीकेशन है, जो बहुत सारी कंपनियां वो पैस पे ही चला रही है, बहुत सारी डायरेक्ट प्रोडक्शन को। लेकिन पैस सर्विसेज में वीएम नहीं मिलते हमें कभी, कोई वर्चुअल मशीन नहीं होती। बैकएंड में चलता है डोकर, ठीक है। जो हमारी रिक्वायरमेंट्स होती है ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल की, वो देते हैं ये लोग। बाकी एक फोल्डर होता है जो स्टोरेज से अटैच होता है, जिसके अंदर हम अपनी ऐप को रख देते हैं, और ये ऐप इससे कनेक्टेड होती है, इस डोकर के ऑपरेटिंग सिस्टम से, और ये डोकर ही चलता है। अब मेरे को ये लगता है हर कंपनी को ये सोचना चाहिए मेरे हिसाब से कि यार, जब माइक्रोसॉफ्ट और एडब्ल्यूएस इस डोकर को प्रोडक्शन में चला रहे हैं बिना बताए, या बता के भी, अगर पता भी आप लोगों को, जब माइक्रोसॉफ्ट डोकर को चला सकती है सक्सेसफुल और हैंडल कर सकती है, तो हम क्यों नहीं कर सकते भाई, हम इतने अच्छे इंजीनियर हैं। हमें ये एडवाइस करना चाहिए कस्टमर को हमेशा कि हम डोकर पे ही सब कुछ चलाएंगे। हमें इतने अच्छे इंजीनियर बनने चाहिए कि हम डोकर पे आपके प्रोडक्शन को चलाएंगे और टेस्ट इन्वायरमेंट को भी डोकर पे ही चलाएंगे, और आपकी कॉस्ट को बचाएंगे, और हम सिर्फ स्टोरेज से अटैच कर देंगे सारा मामला, हम भी उन्हीं की तरह से स्टोरेज से। और हम आपकी जो माइक्रोसॉफ्ट या अमेजन की जो सर्विस है कंटेनराइजेशन की डॉकर की, ये ले लेंगे या तो, या फिर हम इनसे वीएम्स ले लेंगे, और इन वीएम्स के अंदर जो है हम अपना क्या बोलते हैं डॉकर कॉन्फ़िगर करके और चला सकते हैं। हम 4 वीएम खरीदेंगे और अटेंडेंट भी लगाएंगे और चलाएंगे। अच्छा, उससे भी बेटर आइडिया जो मैं सोचता हूँ, मैं फोर्स नहीं करता, आप लोगों को गाइड भी नहीं करता, आप सुन सकते हो, आपको अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। क्लाउड की जो इंडस्ट्री आई उसने हमारे डेटा सेंटर्स को भगा दिया, ठीक है जी, वीएम को भगा दिया, ठीक है जी, डीआर को भगा दिया, कोई बात नहीं, डीआर मतलब डिजास्टर रिकवरी साइट्स। अब खुद डोकर चला रहे हैं,
ये देखो कमाल। यहीं पे एक आता है सिक्योरिटी का इशू, जो इंडियन गवर्नमेंट भी कई बार बोलती है, अदर गवर्नमेंट्स भी बोलती हैं, और इसमें यूरोप गवर्नमेंट तो सबसे स्ट्रिक्ट है। वो तो बहुत ही सख्त है। उनके पास चलता है जीडीपीआर है, ठीक है ना, जीडीपीआर। वो तो ऐसा एग्रीमेंट है उनका कि पूछो ही मत। आप प्रोडक्शन के एक्सेस को यूके और यूरोप के बाहर एक्सेस ही नहीं कर सकते प्रोडक्शन को, चाहे आप उसी कंपनी के ओनर हो, चाहे उसी कंपनी की आप इंजीनियर हो। ठीक है, आप अगर बिजनेस वीजा पे भी यहाँ जाएंगे तो आपको एक्सेस नहीं देंगे ये लोग। टायर टू जनरल वीजा ही चाहिए यहाँ पे एक्सेस के लिए, वर्क परमिट ही चाहिए, H1B ही चाहिए। ठीक है ना, इनके इतने सख्त वो है रूल्स। लेकिन अदर कंट्रीज, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान में भाई ऐसे बिक रही है लोगों की प्राइवेसी, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा ही कंसर्न है, मेरा ये मानना है कि हमने अपनी प्राइवेसी, अपने डेटा को लॉस कर दिया। इससे बेटर क्या हो सकता था? जब टेक्नोलॉजी आ गई है तो हमें ये डेटा सेंटर दोबारा बिल्ड करने चाहिए फिजिकल। ठीक है, और इनके अंदर ही हम क्यों ना 4 सर्वर अटेंडेंट मोड में लगे, अलग अलग पावर सप्लाई पे, ये अलग ये अलग। ठीक है, और फिर ये ऐसे, और इनमें हम अपना डॉकर डालें खुद का। ठीक है, और इस डॉकर के अंदर हम अपनी अच्छी अच्छी इमेजेस लिखें, अच्छे अच्छे डॉकर फाइल्स लिखें, कंपोज करें, और हम अपने रिपोजिटरीज में डॉकर की फाइलों को रखें, और डॉकर को, इनको अच्छे अपने एक लोकल डेटा सेंटर की अच्छी सी स्टोरेज के अंदर डेटा को सेव। तो क्या होगा, ये लोकल ही हमारे पास रह जाएगा, हमारे खुद के इन्वायरमेंट में। अगर इंडिया में डेटा सेंटर है तो इंडिया में सारा डेटा रहेगा। टेक्नोलॉजी भी माइक्रो आ गई हमारे पास, हम चला सकते हैं जो माइक्रोसॉफ्ट चला सकती है, तो कोई भी चला सकता है यार, इसमें क्या है। और सेम इसकी कॉन्फ़िगरेशन इन 4 सर्वर की, यहाँ पे भी 4 सर्वर बनाए हमने डीसी में। ठीक है, यहाँ डीआर साइट में, डीआरसी भी बोल देते हैं इसको, डिजास्टर रिकवरी सेंटर या डिजास्टर रिकवरी साइट। ठीक है, और यहाँ पे भी हमने रिडंडेंट बनाया सब कुछ। अगर ये डाउन हो गए, ये एक डाउन हो गए, ये दूसरा चलेगा, ये दोनों डाउन हो गए, ये दोनों चलेंगे, तीन। तो तीन तीन चार चार सर्वर की रिटेंडेंसी बना के हम 100 एप्लीकेशन चला तो सकते हैं ना, हजार हजार एप्लीकेशन चला लेंगे ऐसे करके। तो सारा मामला तो स्टोरेज में ही होता है, हमारी स्टोरेज बढ़ती चली जाएंगी, कोई बात नहीं, डेटा सेंटर थोड़ी ना भर जाएगा यार इससे। स्टोरेज तो हम खरीद ही सकते हैं ना, क्योंकि यही सबसे क्रिटिकल चीज होती है ना, डेटा बेसिस का भी और कोड का भी। सारा स्टोर तो यही हो रहा है, सब कुछ तो स्टोरेज में अल्टीमेटली। तो स्टोरेज हमारे खुद के पास रहेगी, हमारे डेटा सेंटर में रहेगी, हमारी कंपनी के पास रहेगी, हमारी प्राइवेसी हमारे सिस्टम में रहेगी। अगर कल को गलती से माइक्रोसॉफ्ट निकल ली, अमेजन भाग गया, तो क्या करेंगे भाई? डेटा भी ले गए, सब कुछ हो गया। अब आपने देखा होगा धीरे धीरे इसमें इश्यूज आ रहे हैं कि ये डाउन रहते हैं। जब डाउन रहते हैं तो सर्विसेज भी इंटरप्ट होती हैं, और किसी दिन बुरा हो गया तब क्या करेंगे? ये लोग स्पेस में जा रहे हैं, सीज के अंदर जा रहे हैं, दुनिया भर की टेक्नोलॉजी यूज करते हैं अपने डेटा सेंटर को सेफ्टी सिक्योरिटी देने के लिए। तो यार इतना भी वो नहीं है, जब डॉकर जैसी अच्छी सर्विसेज हैं और ये प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस चला सकते हैं, तो हम भी अपने खुद के 4 सर्वर खरीद के अच्छी हाई एंड क्वालिटी के, अच्छी सर्विस पोर्ट के साथ, और रख के डेटा सेंटर में अपनी खुद की स्टोरेज लगा के और चला सकते हैं। सारी एप्लीकेशन को हम डॉकर के ऊपर मूव कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। मतलब माइक्रोसॉफ्ट के पास जाओ, आप बोलो कि मेरी ये बहुत बड़ी एप्लीकेशन है, ये पैस में चल ही नहीं सकती, वो आपको 1000 दे देंगे प्लान्स कि हम ऐसे करके इसको डाल देंगे पैस के अंदर। आपको नहीं पता तो ये आपकी गलती है। ये नहीं कि नहीं होता, होता है। ठीक है, लेकिन उनको आपसे पैसा लेना है, इसलिए वो पैस सर्विसेज को लेंगे, देंगे आपको, और आपका डेटा को डॉकर में ही डाल के स्टोरेज में रख के और चला देंगे आपकी एप्लीकेशन को। ठीक है, तो ये काम हम भी कर सकते हैं सभी। ठीक है, तो ऐसे क्या होगा, हमारे पास डीसी और डीआर होंगे अलग अलग लोकेशन पे, एक दिल्ली में होगा, एक मुंबई में होगा, बस सीधी बात है। हो सकता है कि इंडिया में हो और एक चाइना में हो। ठीक है ना, तो ऐसे करके हम अपने कॉस्ट को सेव कर सकते हैं, डेटा को सेव कर सकते हैं, प्राइवेसी को मेंटेन कर सकते हैं, सिक्योरिटीज को मेंटेन कर सकते हैं। और मैं चाहता हूँ कि यही एक ऐसा प्लान होना चाहिए। अगर आप अच्छे डिवॉप्स इंजीनियर हो तो ये सजेस्ट करो और इसको चलाओ। ऐसा नहीं है कि आपने 2 सर्विस तो डॉकर में चला दी, 2 एप्लीकेशन, उसके बाद बोला भाई आगे मेरे को नहीं आता, आपकी 100 एप्लीकेशन चलेंगी क्लाउड पे और 2 चलेंगी इस पे। ये तो गंदगी हो गई, ये तो नहीं चलेगा ना, कस्टमर ऐसे तो सेटिस्फाई नहीं होगा। आप अगर अच्छे डेवलपर हो, अच्छे कोडर हो, अच्छे डेवऑप्स इंजीनियर हो, तो आपको क्या करना है कि हाँ, ये जो काम है ये मैं कर सकता हूँ, और आप करो, टेस्टिंग करो, पीओसीज दो, और प्रूफ ऑफ कंसेप्ट कस्टमर को दो कि हम ये कर सकते हैं और हम सेव कर सकते हैं मनी को, सिक्योरिटी को, प्राइवेसी को, सारी चीजें बचा बुच के हम ऐसे बैठ सकते हैं। तो ये सब चीजें जो है ये कर सकते हैं। तो ये है पूरा एक डॉकर का कंसेप्ट थोड़ा सा। और अब आपको समझ में आया होगा, पूरी वीडियो के एंड करते हैं अब जल्दी ही बस। ठीक है, जो मैंने इंट्रोडक्शन दिया है डिवॉप्स का इंट्रो, ठीक है, इसमें आपको क्या पता, क्या लगा कि भाई ठीक है, अब कोडिंग तो चलो एक डेवऑप्स इंजीनियर नहीं लिखता, लेकिन आज की डिमांड है मार्केट में कि आप कोड भी लिखो।
ठीक है। बिल्ड करेगा डिवॉप्स इंजीनियर, ठीक है। कोड भी लिखेगा डिवॉप्स इंजीनियर, लेकिन नहीं भी लिखते हैं, नो डाउट डेवलपर्स ही लिखते हैं आज की दुनिया में, लेकिन बिल्ड डिवॉप्स की प्रोफाइल के अंदर आता है, 100% आता है। उसके बाद टेस्टिंग, ये भी डिवॉप्स इंजीनियर करेगा, ठीक है। उसके बाद आपका आता है रिलीज, ठीक है, डिप्लॉयमेंट्स, ये तो 100% ही करेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए कोड, आईएसी, ये भी डिवॉप्स इंजीनियर करेगा। उसकी ड्यूटी है क्लाउड को पूरे का पूरे मैनेज करना, और क्लाउड के अंदर बहुत सारी सर्विसेज होती है, बहुत सारी, ठीक है ना, नेटवर्क की, डीबी की, सारी वो आपको आनी चाहिए अच्छे से, बेहतरीन अच्छे से, चाहे आप कोई भी इंजीनियर हो। उसके बाद वो मॉनिटरिंग भी करेगा, इसकी रिपोर्ट जनरेट करके और देगा कस्टमर को। तो ये सारे काम जो है, एक कोडिंग को थोड़ा सा साइड बाई करके, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे डिवॉप्स अच्छे इंजीनियर हैं दुनिया में जो खुद ही कोड लिखते हैं, खुद ही डालते हैं, खुद ही करते हैं, अकेला बंदा ये सब कुछ कर देता है, अकेला बंदा, यस, एक कंपनी अकेला बंदा, ऐसे बहुत लोग मिलेंगे आपको। तो ये जो एक प्रोफाइल है, ये है पूरी की पूरी डिवॉप्स, इसे कहते हैं डेवलपमेंट एंड ऑपरेशंस। यानी कि ये डेवलपमेंट का पार्ट है, ये बिल्ड डेवलपमेंट का पार्ट है, और ये आपका टेस्टिंग, ये डेवलपमेंट के पार्ट है, ये ऑपरेशंस के पार्ट है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए क्लाउड बनाना और ये सब करना, ठीक है। तो ये जितने भी काम है डेवलपमेंट और ऑपरेशंस के, ये जो है ये सारा करता है एक डिवॉप्स इंजीनियर। अच्छा, अब डिवॉप्स इंजीनियर अकेला भी करता है, और कई बार क्या होती है बड़ी कंपनी में, बड़े इन्वायरमेंट्स में टीम्स भी होती हैं, जैसे डेवलपर की अलग टीम हो गई, बिल्ड तो डिवॉप्स इंजीनियर कर ही लेगा, ठीक है ना। और उसके बाद आपका जो टेस्टिंग एक टीम होती है अलग से, उनसे बातचीत करना, उनसे कम्युनिकेशन रखना, ये डेवऑप्स इंजीनियर की जिम्मेदारी होती है। फिर रिलीज का भी खुद ही वो देखेगा, क्या कौन कब कहाँ कर रहा है। क्लाउड के लिए भी अलग टीमें होती हैं बहुत सारी कंपनीज में, जो डेडिकेटेड क्लाउड के ऊपर काम करती हैं बड़े इन्वायरमेंट पे। तो डेवऑप्स इंजीनियर इनसे बात करके अपना इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड पुश करता है इनके पास, बोलता है मेरे को परमिशन दे दो ताकि मैं कुछ बना सकूं मेरे हिसाब से। लेकिन ये अलग ही मेंटेन करते हैं, जहाँ पे सर्वर कभी बंद ही नहीं होते हैं। तो ये खुद ही इन्वायरमेंट बना के दे देते हैं, और ये बोलते हैं आपको दे दिया हमने इन्वायरमेंट, आप बस अपना कोड वोड डाल के टेस्ट वूस्ट करो, आप निकलो यहाँ से। तो ये भी एक टीम होती है। फिर मॉनिटरिंग की अलग टीम होती है। तो टीम्स के साथ भी मिलके डेवऑप्स इंजीनियर काम करता है, अलग अलग टीमों के साथ मिलके भी, ठीक है। इसका काम कैसे होता है, जैसे कोड लेगा, कोड लिख दिया है तो ठीक है भाई, मैं मर्ज वर्ज कर देता हूँ और अपने कोड को ले लेता हूँ। फिर कोड आ गया, फिर बोलते हैं डिवॉप्स इंजीनियर को भाई इसको बिल्ड कर दे, इसने बिल्ड कर दिया। बिल्ड के बाद इसको बोलते हैं भाई इसको आर्टिफैक्ट में पुट कर दे, जी वो भी कर दिया। उसके बाद बोलते हैं इसको टेस्टिंग करवा दे। टेस्टिंग के लिए टेस्ट टीम से बात करेगा, और वहां से कुछ जे10 यूनिट के जो भी टेस्ट केसेस होते हैं वो लेगा, और पाइपलाइन में डाल के उनको टेस्ट करवा देगा। फिर ये बोलेगा डिवॉप्स इंजीनियर भाई ठीक है, मेरा टेस्टिंग भी हो गया, आगे आगे इसको अब रिलीज के लिए लेके जाओ, डिप्लॉयमेंट के लिए। अच्छा, मेरे को सर्वर चाहिए, इन्वायरमेंट चाहिए, क्लाउड टीम से बात करो। क्लाउड टीम को ये बात भी कर सकता है, खुद भी बना सकता है। अब ज्यादा बड़ी ज्यादा अलग कंसेप्ट है तो वहां पे क्लाउड टीम से बात करो, वो आपको सर्वर वर्वर सब दे देंगे, और इंफ्रा की जो टीम होगी, और उसके बाद वो बोलेगा भाई क्लाउड टीम हो सकती है और इंफ्रा टीम भी हो सकती है, कोई भी टीम हो सकती है, लोकल ऑन प्रेम जो भी हो। फिर वो इसको सर्वर देंगे, फिर ये सर्वर मिलते ही ये डिप्लॉय कर देगा। डिप्लॉय करते ही ये बोलेगा भाई मैंने डिप्लॉय कर दिया, टेस्टर टेबल टेस्टिंग कर लो, देखो कोड चला नहीं चला कैसा रहा। फिर टेस्टर इसी को बता देंगे, इसको बता देंगे, नहीं तो सबको वो मेल डोमेन में चलती रहती है कि हाँ जी टेस्टिंग सक्सेसफुल हो गई, ये कमियां थी ये सब हो गई हैं। फिर ये मॉनिटरिंग टीम से बात कर सकता है कि यार लोग वो आएंगे, मैंने कॉन्फ़िगर कर दी है मेरी पाइपलाइन में, वो मेरे को बता देना। तो ऐसे करके ये जो है सॉफ्ट कम्युनिकेशन बोलते हैं इसको, दो टीम्स के बीच में, जो डेवलपमेंट और ऑपरेशंस की टीम होती है, इन दोनों के बीच में एक बंदा होता है, बीच में डेवऑप्स इंजीनियर जो होता है, वो जो होता है सॉफ्ट कम्युनिकेशन करता है, सबसे अच्छे से बात करता है प्यार प्रेम से, और सबसे चीजों को निकलवाता है और हैंडल करता है और करता है। कई अच्छी कंपनी, बड़ी लेवल की और बढ़िया कंपनीज में क्या होता है, ये सारा काम आप ही की जिम्मेदारी पे होता है। ना आपको किसी से बात करनी, ना किसी से कुछ बताना, कोडर से लेके मॉनिटरिंग तक आप ही जिम्मेदार हो हर चीज की। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप किस प्रोफाइल में जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कैसे जा रहे हो, क्या करोगे क्या नहीं करोगे, वो तो भाई वेरी करता है कंपनी कंपनीज कि आपको क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी और जॉब प्रोफाइल्स मिलने वाले हैं, ठीक है। तो ये पूरा एक डिवॉप्स कल्चर है जो हम इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। और ये जो डिवॉप्स है, ये कुछ मॉडल्स होते हैं एसडीएलसी के, मैं ये ऐड कर देता हूँ थोड़ा इसमें। एसडीएलसी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, जैसे इंसान की लाइफ साइकिल होती है, वो पैदा होता है, बड़ा होता है, जवान होता है, यंग होता है, फिर धीरे धीरे बूढ़ा होता है और मर जाता है, ठीक है ना। तो ऐसे सॉफ्टवेयर भी बनते हैं। हमने ओयो से स्टार्ट किया था, ओयो के बेसिक आया, फिर उसमें पेमेंट लगे, गेटवे लगे, सब कुछ लगा, धीरे धीरे, ठीक है, बहुत सारी उसमें टेक्नोलॉजीज ऐड हो गई होंगी। बाद में पता चला ओयो या तो निकल गया, या बेच दिया, या कुछ हो गया और ओयो खत्म हो गया। तो ऐसे चलते रहते हैं, या प्लेटफॉर्म ही चेंज कर लिया इन्होंने, ओयो की बजाय और कुछ कर लिया। तो ऐसे सॉफ्टवेयर्स की जो है लाइफ साइकिल चलती रहती है, ठीक है। इसमें कुछ मॉडल्स होते हैं, अजाइल होता है और एक वाटरफॉल होता है। अभी ये बता देता हूँ, बाकी इनके अलग वीडियोस बनेंगे प्रॉपर तरीके के, ठीक है।
अजाइल और वाटरफॉल क्या होते हैं, इसमें ज्यादा मैं कुछ नहीं बताऊंगा, बस ये डिवॉप्स को कैसे हेल्प करते वो बता देते हैं। कि अजाइल एक मेथोडोलॉजी है, ये भी एक मॉडल है, ये भी एक कल्चर है, वाटरफॉल, ठीक है, और भी बहुत सारे होते हैं। तो मेजर दो ही चलते हैं। अजाइल में वाटरफॉल में क्या होता है, वाटरफॉल ये होता है कि भाई एक कस्टमर ने रिक्वायरमेंट दी, ठीक है, ओयो वाले ने दी थी हमें, कि सबसे पहले तो ये बेसिक कोड बनाना है मेरा, ठीक है, इसके अंदर पेमेंट लगानी है, ठीक है जी, इसके अंदर फिर लोकेशंस भी लगानी है, ठीक है जी, इसके अंदर बिटकॉइन की पेमेंट्स लगानी है बाद में, ठीक है जी, और भी एबीसीडी जो भी था, ठीक है। हमने क्या किया, हमने एक टीम हायर की और सबको बताया कि भाई ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, ये 5 नंबर, 5 काम दिए हैं कस्टमर ने, पांचों काम हमें करके देने हैं। तो वाटरफॉल मॉडल ये बोलता है कि सबसे पहले यही काम होगा। अब ये जो डेवलपर्स हैं, इन्होंने जब इसको रेडी कर दिया, उसके बाद ये चलेगा। अब हो सकता है कि 5 नंबर और 3 नंबर इससे भी पहले तैयार हुआ हो, ये जैन में तैयार हुआ है, ये जून में तैयार हुआ है, और ये जनवरी में ही तैयार हो गए थे रिक्वायरमेंट आते ही। ये डेवलपर्स और कोडर इतने अच्छे थे, इन्होंने अपना काम फिनिश कर दिया टाइम से पहले ही। लेकिन इनकी टेस्टिंग इसलिए नहीं हो सकती कि हमारी आधी अधूरी एप्लीकेशन है। तो ये जब तक नहीं बनेगा 1 नंबर, तब तक 2 वाला वेट करेगा, टेस्टिंग करेगा, अपना सब कुछ करेगा। जब ये अपना सब कुछ बना देगा तब 3 नंबर की बारी आएगी, फिर 4 की आएगी, फिर 5 की आएगी। अब ये 2 नंबर 4 नंबर कुछ कर ही नहीं रहे हैं, इनकी अपनी कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि इनको गैदरिंग नहीं हुई है अभी इन्फॉर्मेशन की, इनके पास डिटेल्स नहीं है, इनके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, इनके पास टूल टेक्नोलॉजीज नहीं है, एक्सेस नहीं है, बहुत सारी चीजें फंस जाती हैं। अब ये भी रेडी है, 1 नंबर भी, 3 नंबर भी, और 5 नंबर भी। अब एक तो डल गया, चलो एक तो हमने दे दिया कस्टमर को कि ये बेसिक तो ले लो सर, लेकिन पेमेंट गेट पे अभी नहीं लगेगा, वो लड़का कहीं गया हुआ है या रिजाइन कर गया है, नया आएगा, जो भी कहानियां होती हैं, ठीक है। फिर वो बोलेगा यार लोकेशन लेकिन रेडी है, वो कहेगा नहीं मेरे को तो ये चाहिए, वाटरफॉल तो यही बोलता है, ठीक है। तो ऐसे बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इसमें अजाइल मेथोडोलॉजी जो होती है, अजाइल जो मॉडल होता है, वो हमारा बेनिफिट होता है, वो ब्रांचिंग सिस्टम की तरह काम करता है। कैसे कि हमने इसको तैयार कर दिया, इसको कर दिया और इसको कर दिया, तो यही दे दो, जो है वो दे दो कस्टमर को। हमने बोला सर बेसिक तैयार है, पूरी की पूरी बेसिक एप्लीकेशन तैयार है, कोई बात नहीं भाई, दे दो फटाफट, इसको रिलीज करो। उसके बाद बोल रहा हूँ कि सर पेमेंट नहीं ऐड कर सकते हम, लेकिन लोकेशन पहले ऐड कर सकते हैं। तो बोलेगा ठीक है ना, लोकेशन को ऐड करवा दो, इसमें कौन सी बड़ी बात है, लोकेशन का कोड रिलीज कर दो बस। फिर मैं बोलता हूँ सर ये बिटकॉइन का कर सकते हैं हम, हाँ तो बिटकॉइन रिलीज कर दो, तो जो आएगा पार्ट वो दे देंगे। अब मैं बोल रहा हूँ सर हमारा जो पेमेंट का जो गेटवे था, और ये जो एक और जो रिक्वायरमेंट थी, ये दो, ये हमारी बाद में आएंगी, तो ठीक है दिसंबर में दे देंगे। फिलहाल जो है हमें ये कस्टमर को दे देना चाहिए। तो ये एक बेसिक सा मैंने आपको बताया, ऐसा नहीं यही होता है, और इसके बारे में पढ़ना है आपको, ठीक है। तो ये एक तरीका होता है अजाइल मेथोडोलॉजी का, और इसी अजाइल को डिवोप्स जो है सबसे ज्यादा सपोर्ट करता है। क्यों? क्योंकि उसमें भी जो कुछ भी आ जाता है हमारी रेपोजिटरीज में, कोड में, हम उसी हिसाब से क्या करते हैं, कस्टमर को देते रहते हैं चीजें, ठीक है। अच्छा एक चीज और है, इसमें मैं आपको ऐड कर देता हूँ। एक होता है सीआई और एक होता है सीडी, कंटिन्यूस इंटीग्रेशन इसको बोलते हैं, कंटिन्यू इंटीग्रेशन, ठीक है। और कंटिन्यू इंटीग्रेशन मतलब कि कोड बार बार लिखा जा रहा है, टेस्ट हो रहा है, बन रहा है, बिल्ड हो रहा है, दोबारा बन रहा है, दोबारा बन रहा है, बार बार बन रहा है, क्वालिटी चेक हो रही है, बन रहा है, हो रहा है, ऑटोमेटिक वे में, ठीक है। डेवलपर कंटिन्यू काम करते हैं, डेवलपर इंजीनियर कंटिन्यू काम करते हैं, और चलता रहता है। कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट होता है एक वर्ड, ठीक है ना, कंटिन्यू डिप्लॉयमेंट, ठीक है। ये सीडी है, लेकिन ये सीडी नहीं है, कुछ कुछ इसको कंटिन्यूस डिलीवरी भी बोलते हैं, ठीक है। ये दो वर्ड है, इन दोनों के अलग अलग मीनिंग है, कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट एंड कंटिन्यूस डिलीवरी। सीआईसीडी इसको बोलते हैं। कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट उस चीज को बोलते हैं जब तक हम अपने कोड को टेस्ट इन्वायरमेंट्स के अंदर रखते हैं, ठीक है, तो इसको बोलेंगे कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट। यानी कि हम इसको लगातार कोड को बना रहे हैं और टेस्ट इन्वायरमेंट में डिप्लॉय कर करके टेस्ट कर रहे हैं, और फेलियर्स आ रहे हैं, बग आ रहे हैं, हॉटफिक्सेस आ रहे हैं, और हम इसको कर रहे हैं चेंजेस बार बार। तो ये बनता है कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट, ठीक है। तो यानी कि जब तक टेस्ट इन्वायरमेंट में यूएटी और प्री प्रोड से पहले पहले टेस्ट, डेव, क्यूए, एसटी, जो भी इन्वायरमेंट है आपके टेस्टिंग के, उनमें जब तक कोड पड़ा हुआ है, जब तक एप्लीकेशन है, तब तक वो होती है कंटिन्यू डिप्लॉयमेंट। डिप्लॉयमेंट हो रही है, उसकी बन रही है। जब हम फाइनल हमारा टच होता है, जब बिल्कुल स्टेबल हो गया कोड और हमें देना है कस्टमर के इन्वायरमेंट पे, ठीक है, हमारे इन्वायरमेंट के अंदर जब प्रोडक्शन पे जब चलाएंगे कोड को, तो उसको बोलते हैं कंटिन्यूस डिलीवरी, ठीक है ना। प्रोडक्शन पे जब कोड चल जाएगा, यानी कि हमने इसको डिलीवर कर दिया है, इसके बाद अगली डिलीवरी जल्दी ही आने वाली है कस्टमर के लिए। हमने 0.15 दिया है,
1.1.3 दिया है, आगे हम 1.2 पॉइंट के साथ आने वाले हैं जल्दी। तो ये कंटिन्यू डिलीवरी है, लेकिन ये होगा कब? डिलीवरी के आसपास, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि भाई आपने बोल दिया कि कंटिन्यूस डिलीवरी टेस्टिंग एनवायरनमेंट में। तो ये कंटिन्यू डिप्लॉयमेंट होता है, कंटिन्यू डिलीवरी होगी जब कस्टमर को डिलीवर कर दिया, यानी कि वर्जनिंग कंप्लीट हो चुकी, स्टेबल हो गया कोड, चलो जी निकलो। तो ये पूरी एक कहानी थी पूरी डिवॉप्स की। अच्छा, एक सबसे मेजर इंपॉर्टेंट, मैं थर्ड पार्ट में बता रहा हूँ ये बात आप लोगों को, ठीक है। मैं पार्ट 1 पार्ट 2 में भूल गया था बताना। देखो, नोटबुक लेके अपना अच्छे से लिख लेना, अच्छे से कर लेना, चीजों को समझ लेना, ठीक है, अपने हिसाब से। तभी मानूंगा मैं कि यार देखो, मैं बोल रहा हूँ 3 महीने में एक बंदा डिवॉप्स इंजीनियर बन सकता है, 6 महीने नहीं तो 1 साल में। क्यों? क्योंकि मैं बता रहा हूँ और आपको पढ़ना है, ठीक है ना। जब आप अपनी आउटपुट खुद में देंगे कि हाँ इस बंदे ने ये बताया और मैंने इसको अच्छे से लिखा है अपनी नोटबुक्स में, और अच्छे से मैंने इसके डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं प्रॉपर तरीके से, और इनके बारे में जो जो चीजें मैंने बोली हैं अब तक, जो भी वर्ड आपको मिला, वीएम, पैस, सैस, एडब्ल्यूएस, क्लाउड, जो भी मैंने बोला है, ये सबको आपको खुद से गूगल करना है, एक एक चीज को, ठीक है। आपको खोलना है, जो मैंने बोला है क्या वो सही है नहीं है, उसको वेरीफाई करो, उसकी तैयारी करो। कोड बोला है, कोड रेपोजिटरीज बोले हैं, देखो जाके गूगल पे, व्हाट इज कोड रेपोजिटरी, व्हाट इज गिट, व्हाट इज दिस, व्हाट इज एडब्ल्यूएस, व्हाट इज क्लाउड, व्हाट इज दिस, ठीक है ना। सब सब डब्ल्यूएस फैमिली को देख लो, वाई, वेयर, हु, व्हाट, सब कुछ, ठीक है ना। खुद से देखना है, खुद से। और ये एक छोटा सा डिवॉप्स का वो था। आप सोच रहे हो यार हम ही खुद करेंगे तो तुम्हारी वीडियो क्यों देखे भाई? भाई ये एक इंट्रोडक्शन है, सिर्फ करना तुम्हें ही है। मैं वीडियोस और भी बनाऊंगा, क्लाउड के बनाऊं, के भी बनाएंगे, कोड के भी बनाएंगे, सबके बनाएंगे, ठीक है। उनको भी करना है और उनमें भी आपको खुद से भी क्वेरीज करनी है, ठीक है ना। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको पढ़ना है गूगल कर करके, या फ्रेंड्स की या कलीग्स की हेल्प ले लेके, कि यार वो मुझे बता रहा था कि गिट रेपोजिटरी कुछ होती है, वो मेरा थोड़ा कंसेप्ट क्लियर, तो आप गिट को देखो, किसी से पूछो, करो, ठीक है ना। तो ऐसे करके, तो ये करोगे तो आपको 3 to 6 मंथ में 100% मिल जाएगी। ये मेरी डैम श्योर है। मेरे पास अगर बंदा आए फिजिकली और मिले और बैठे और कहे कि मेरे को लगा के दिखाओ, तो मैं उसको काम दूंगा, वो करके दिखाए। और ऐसा कुछ नहीं दूंगा कि सीधे जाके यार नोटिक साइंस बना दे और एक सैटेलाइट बनाना है और वो भेजना है हमें चांद पे, वो नहीं करना है हमें। यही काम करना है, यही मैं बताऊंगा क्या क्या करना है उससे रिलेटेड, जैसे मैंने इसका इंट्रोडक्शन दिया आप लोगों को, ठीक है। तो ऐसे इसके लिए आपको पढ़ना है, अपने मन से पढ़ना है, दिल से पढ़ना है, ठीक है। आपके बेनिफिट के लिए पढ़ना है, आप नौकरी लगोगे, आप पैसे कमाओगे, मुझे कुछ नहीं मिलेगा। और ये सब वीडियोस फ्री आने वाले हैं, फ्री होंगे, मैं 1 रुपया नहीं लेता किसी से, किसी चीज का भी। मैंने बहुत लोगों को पढ़ाया है, बहुत लोगों को नौकरी मिली है, बहुत खुशी मिलती है बस इससे, ठीक है ना। आप सक्सेसफुल हो जाओ, फॉरेन में जॉब मिले आपको, ऑन साइट मिले, ज्यादा से ज्यादा, मैं ये सोचता हूँ, ठीक है ना। तो आपके लिए बेनिफिट्स होंगे, तो आप अपनी फैमिली को अच्छे से चला पाएंगे, अच्छा पैसा कमाएंगे, अच्छे कपड़े पहनोगे, अच्छी गाड़ी होंगी, ठीक है ना, अच्छे मकान होंगे आपके पास। और इंडिया इससे ग्रो भी करेगा। अदर कंट्री के हो तो भी वो आपकी कंट्री भी ग्रो करेगी इससे, ठीक है ना। तो हम बेनिफिट भी होगा हमें सबको। तो ये सब एक कहानी है, ठीक है ना। तो इसको पढ़ो, तरीके से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, और आगे वीडियोज आते रहेंगे और आप उनको देखते रहना, ठीक है। तो फिलहाल तो इस सेशन को मैं करता हूँ यहाँ पे अभी क्लोज, ठीक है। कैसा लगा क्या लगा वो आप देख लेना। कमेंट तो सब्सक्राइब वगैरह वो सब मेरे को नहीं पता है, वो आपके ऊपर है, ठीक है। आप देख लेना क्या करते हो क्या नहीं करते हो, बस आप पढ़ लिख के कैसे भी करके आपको नौकरी मिल जाए, मैं ये चाहता हूँ। और आपके कंसेप्ट हो जाए क्लियर, आप मूव करें, ट्रांसफॉर्म करें अपने आप को, ठीक है। तो ये सारी जो इंट्रोडक्शन था ये सब कंप्लीट हो गया। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियोज एंड ठीक है, नेक्स्ट वीडियोस में जल्दी नई सीरीज में मैं आपसे मिलता हूँ। थैंक यू।